गुड मॉर्निंग जी। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भाई, सभी को मेरी तरफ से लास्ट टाइम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग इस बैच की। ठीक है ना, क्योंकि आज हमारी जीएसटी की लास्ट क्लास है जी। तो ये लगा लो, इतनी लंबी जर्नी जो हमने कंप्लीट की है, फाइनली आज वो हमारी कंप्लीट होने जा रही है। अब मेरे फेस टू फेस बैचेस में तो काफी सारी मतलब बातचीत होती है वहां पे, बट उम्मीद करता हूँ कि आपको इतने सारे बैच, इतने सारे जो हमने क्लासेस ली हैं, आपको क्लासेस में वही फीलिंग आई होगी जो फेस टू फेस के अंदर है। सर ऑब्वियस सी बात है, लॉकडाउन के अंदर मैं फेस टू फेस क्लास नहीं ले पाया, तो वही सेम रिकॉर्डिंग फेस टू फेस वाली नहीं, बट मैंने पूरी कोशिश की कि चाहे मैं घर में रिकॉर्डिंग करूं, बट मैं लेटेस्ट बैच की रिकॉर्डिंग दूं, विद अमेंडमेंट रिकॉर्डिंग दूं। और मैंने लाइफ में ये लगा लो, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया ना सर, पहली बार ऐसा होगा कि मैंने अप्रोक्सीमेट, ये लगा लो अप्रोक्सीमेट 60 लेक्चर मतलब जीएसटी के मैंने घर में रिकॉर्ड करके दिए हैं। अदरवाइज मैंने रिवीजन क्लास मैंने जरूर घर में रिकॉर्ड की है, बट मैंने रेगुलर बैच की रिकॉर्डिंग कभी एक बंद कमरे में और एक कैमरे के सामने नहीं की। तो मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि खुद बच्चा बन के बच्चों को समझाने की कोशिश की है, कि ताकि हाँ भाई, जितने मेरे सामने प्रोफेशनल के बच्चे बैठे हैं चाहे, बट फिर भी वो हैं तो मेरे बच्चे ही। तो उनको जितनी तरह से मतलब जैसे भी समझ में आ सकता है, मैंने पूरे पूरे एफर्ट्स किए कि मेरी फैमिली को समझ में आए। जहां मुझे लगा कि आपको प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को मैंने कई बार डिस्कशन में लिया। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपका सारा बैच अच्छा गया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने सारी क्लासेस सही ढंग से देखी होंगी, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने नोट्स पूरे बनाए होंगे, क्योंकि आज के बाद हमारे अब गूगल ड्राइव पे ना कोई भी क्लास नहीं आएगी। अब जो बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले हैं उनका भी आज सिलेबस खत्म हो जाएगा, जो बच्चे न्यू सिलेबस वाले हैं उनका भी सिलेबस खत्म हो जाएगा, और जो बच्चे जिनका एग्जाम दिसंबर में है, जून में है, दोनों का सिलेबस आज हमारे यहाँ पर खत्म होगा। बट दिसंबर वालों के एग्जाम में कस्टम की क्लासेस, जो मैंने कल भी कहा था कि दोबारा से एक बार आएंगी, अगर आपको ये वाली देखनी है आप ये भी देख सकते हो, नहीं तो दोबारा से क्लास आपकी आएंगी, वो आपको बाद में देखनी होगी। बाकी आपको मैं बता दूं सर, एक बार ना अपनी गूगल ड्राइव चेक कर लेना, अगर आपकी इससे कम क्लासेस हैं तो प्लीज एक बार अपने स्टाफ को कोऑर्डिनेट जरूर करना कि हमारी क्लास इतनी नहीं आई है। आपके पास जीएसटी के ना टोटल मिला के 58 लेक्चर मेरे ख्याल से आए होंगे, 58 लेक्चर, 58 लेक्चर आपके पास आए होंगे। आज हमारा 55 लेक्चर ये वाला है, 3 लेक्चर आपके पास और आएंगे जिसमें मॉड्यूल के सारी रिवीजन होंगी। तो 58 लेक्चर आपके पास जीएसटी के आए होंगे, 24 लेक्चर आपके पास इनकम टैक्स के होंगे, और जिसमें 5 हेड के और जो छोटे मोटे चैप्टर आपके ओल्ड सिलेबस के अंदर सारे हैं, उसका एक अलग फोल्डर में अप्रोक्सीमेट 35, ये मैंने पूरे काउंट नहीं किए, बट 5 हेड के लेक्चर होंगे, छोटे मोटे होंगे, अप्रोक्सीमेट 35 लेक्चर तो मेरे ख्याल से है ही हैं, तो ये लेक्चर आपके पास एडिशनल आए होंगे। और कस्टम के 7 लेक्चर होंगे, तो अप्रोक्सीमेट 89 लेक्चर, 89 लेक्चर जो हैं वो प्रोफेशनल के, न्यू सिलेबस के, ओल्ड सिलेबस के दोनों हैं। और जो ओल्ड सिलेबस में अलग से है उनके 35 लेक्चर 5 हेड के तो हैं ही हैं, और छोटे मोटे चैप्टर्स और भी हैं, तो उनके वो अलग से फोल्डर के अंदर होंगे। जो मैंने न्यू सिलेबस वालों को भी कहा है देखने हैं, दिसंबर वाले बच्चे तो जरूर देख लें, उनकी नॉलेज ही बढ़ेगी, और बिलीव मी जब उसके बाद टेक्स्ट में जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, उसको आप बयान नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है कि मेरी पूरी फैमिली जो इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं ना, बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने क्लासेस ये वाली नहीं देखनी, तो कम से कम एक चैप्टर पीजीबीपी का, और एक कैपिटल गेन का, और एक अदर सोर्स, ये प्लीज 3 चैप्टर आप जरूर देख लेना, क्योंकि ये तीनों चैप्टर लाइफ में बहुत काम आते हैं। अब वो चाहे वो आपके सिलेबस में है या वो नहीं है, आपको मैंने पहले भी कहा था, उसके बिना इनकम टैक्स के क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। आपको लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है, बट वो रटने वाली बात होगी, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है जी। बाकी मेरा कहना फर्ज बनता है, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात कंप्लीट करोगे, तो आपने लेक्चर जरूर देखने हैं। अच्छा, क्वेश्चन बैंक आपके पास है? ठीक है जी, क्वेश्चन बैंक का सेट नंबर 2 मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आज हमारी लास्ट क्लास है। ये लास्ट क्लास जब होगी, ये लगा लो इस हफ्ते के अंदर मैं सेट नंबर 2 अपलोड कर दूंगा। और बाकी यूट्यूब पे डेली मैं शाम को आता ही आता हूं एमडब्ल्यूएफ के अंदर प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए, तो आपने डेली वहां पर एमडब्ल्यूएफ में आना ही आना है, क्योंकि वहां हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा मैक्सिमम हम प्रैक्टिस करेंगे, उतने हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। और आज लास्ट सेशन में आप मुझसे कमिटमेंट करोगे, सर हम पूरी कोशिश करेंगे 80+ मार्क्स लेके आने की। एक बार हाथ आगे बढ़ाओ यार, एक बार हाथ आगे बढ़ाओ, क्योंकि मेरे लिए तो इमोशनल पल रहते हैं, चाहे वो बच्चा एक्जी का हो, चाहे मेरे लिए प्रोफेशनल का हो। सर मेरे लिए तो वो बच्चा ही है। अब वो चाहे आपकी एज मेरे से बड़ी होगी, बच्चा कह रहा है हमारी एज कैसे आपसे बड़ी होगी, मतलब फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप मुझसे बड़े हो, चाहे आप मतलब कुछ भी हो, आप सीएस बनने वाले हो, बट फिर भी आप मेरे लिए बच्चे हो यार। ठीक है, आप मेरे लिए स्टूडेंट ही हो। एज ए स्टूडेंट मैं आपको लेके चलाऊं, एज ए ब्रदर लेके चलाऊं, एज ए सिस्टर लेके चलाऊं, पूरा फैमिली का मेंबर मैं लेके चलाऊं। हर लेक्चर के अंदर जहां जहां मुझे लगा मुझे गुस्सा होना है, मैंने गुस्सा भी किया है, जहां जहां मुझे लगा प्यार करना है, मैंने प्यार भी की है। बट अगर फिर भी पूरी लेक्चर में मेरी कोई बात बुरी लगी हो, तो मैं अपनी तरफ से आपको सॉरी फील करता हूं, बट उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी बातें की होंगी ना, वो आपके समझाने के लिए की होंगी, आपको इंप्रूवमेंट के लिए की होंगी।
बट अगर फिर भी किसी को मेरी बात बुरी लगी, अगेन सॉरी फील करता हूं, बट मेरा ऐसी इंटेंशन नहीं थी आपको हर्ट करने की। मेरी इंटेंशन थी कि आप सही ट्रैक पर आ जाओ, क्योंकि भैया आपके प्रोफेशनल के एग्जाम है, आप सीएस बनने वाले हो, इस बात मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पूरी क्लास एक बार हाथ आगे करें, फिर मैं ऊपर से खाता अपना लेके आऊंगा। पूरी क्लास इसके ऊपर हाथ रखें, फिर हम कमिटमेंट करेंगे। रख लिया, चलो जी। अब आपने मेरे पीछे पीछे बोलना है सर, आपने मेरे पीछे पीछे बस ये बोलना है कि सर हम कमिटमेंट करते हैं कि हम पूरी जान लगा देंगे, चाहे हमारे एग्जाम जुलाई में है चाहे दिसंबर में है, हम 80+ मार्क्स लेके आएंगे, अपने पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करेंगे, और मैसेज जरूर करेंगे आपको, मतलब मुझे आपने मैसेज जरूर करना है। बस ये बात ध्यान देना कि सर हमारे 80+ मार्क्स आए हैं, ताकि मुझे भी खुशी हो। मैं आपको लास्ट क्लास में सिंपल बोल रहा हूं जी, कि क्रेडिट चाहे 1% मुझे मत देना, बट कम से कम मुझे मैसेज ये कर देना कि सर हम पास हो गए हैं, हमारे इतने नंबर है, क्योंकि मेरे लिए मेरी खुशी अगर मुझे मिलेगी ना, आप अगर पास हो रहोगे, वो मेरे लिए मेरी सक्सेस हो जाएगी। जो मैंने इतने एफर्ट्स लगाए हैं, क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं सर, उम्मीद करता हूं ये एफर्ट्स आपके काम आएंगे। और जो मैं यूट्यूब पे लगा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि वो भी आपके काम आएंगे। और जितने मैं एफर्ट्स अभी और लगाने वाला हूं आने वाले टाइम में, उम्मीद करता हूं हर एक एफर्ट्स आपके रिजल्ट को इंक्रीज करेगा, मेरी ये गारंटी आपसे है। ठीक है जी, चलो। तो बस आज लास्ट सेशन था। बच्चा फिर पार्टी पुर्टी कब दोगे मेरे को? पार्टी मैं दूंगा? पार्टी मैं क्यों दूंगा? अरे फेयरवेल पार्टी टीचर करता है? तो ठीक है, चलो फिर अपना एक बार एड्रेस भेज देना, फिर मैं अपना स्विगी से, सबके घर में स्विगी से जो जो खाना हो मेरे को एक बार बता देना, तो फिर मैं स्विगी से भिजवा दूंगा। ठीक है। अच्छा, आप मुझे पार्टी नहीं दोगे? आप भी मुझे पार्टी दोगे? चलो ठीक है, फिर जब लॉकडाउन खत्म होगा ना, फिर एक बहुत बड़ी पार्टी करेंगे, रिजल्ट के बाद ना बहुत बढ़िया सी पार्टी करेंगे। अच्छा एक बात और, आपने अपना फीडबैक, व्हाट्सएप नंबर सबके पास है ना, आपने अपना फीडबैक मुझे जरूर देना है बैच का यार, क्योंकि मैंने एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों का भी मेरा बैच खत्म हो गया, और उनको भी मैंने क्या, उनको तो फीडबैक आने स्टार्ट हो गए हैं। उम्मीद करता हूं आपके भी फीडबैक मेरे पास आएंगे, और उम्मीद करता हूं आप अपने ओनेस्ट तरीके से फीडबैक दोगे। इंप्रूवमेंट अगर है तो इंप्रूवमेंट बतानी है, मतलब जो आपके दिल में मतलब गुस्सा भी है, प्यार भी है, सब आपने शो करना है कि आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस जो अप्रोक्सीमेट हमारा 90 लेक्चर तक रहा, वो आपको कैसा रहा। क्योंकि सर 90 लेक्चर मेरे लिए होता है कि पूरी की पूरी फैमिली बन जाती है। मुझे नहीं पता अब आपके लिए क्या फीलिंग आती है, बट मेरी फैमिली है, और लास्ट क्लास ना एक इमोशनल वाला मोमेंट हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि आपको जरूर मुझे बताना है कि पूरे 90 लेक्चर आपको कैसे लगे हैं, हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं आगे। ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर, आप मुझे अगर बताओगे ना, ये ऑलवेज ये बात ध्यान देना सर, मैं उस इंप्रूवमेंट को जरूर एप्लीकेशन करने की कोशिश करूंगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सर इस मुकाम पे है, हमारी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे। सर आपको मैंने पहले भी कहा था, बड़ा भाई मान के, छोटा भाई मान के, दोस्त मान के जरूर बताना कि सर ये इंप्रूवमेंट करो, और जो बातें अच्छी हैं वो भी बताओ, और जो बातें बुरी हैं वो भी बताओ कि मुझे इंप्रूव करनी है, मुझे और अभी आगे बढ़ना है। ठीक है, तो प्लीज आपने मुझे फीडबैक जरूर देना, आपका क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा रहा। कोई भी प्रॉब्लम आपको क्लासेस के अंदर अगर लगी है, ठीक है ना, कोई भी इश्यू अगर आपको लगा है तो आपने जरूर बताना है, और अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो भी आपने मुझे मैसेज जरूर करना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें फिर लास्ट क्लास। पक्का पक्का? फिर आप अगली मतलब कल अब नहीं आओगे आप? मतलब कल आप नहीं आओगे अब? बच्चा कह रहा है कल आप भी तो नहीं आओगे। हाँ कल मैं तो नहीं आऊंगा, बट मेरे को चलो ठीक है, यूट्यूब पे तो मिलोगे, यूट्यूब पे तो मिलोगे ना, को यूट्यूब पे डेली आ जाना, मैं आपको याद करूंगा। ध्यान रखना आप, मुझे मुझे लगना चाहिए कि जब मैं उस सेशन को देखूं बच्चे बढ़ रहे हैं, तो इट मीन मेरे फेस टू फेस वाले बच्चे भी आ रहे हैं। मतलब 600-700 बच्चा होने के बावजूद भी अगर वहां 200-250 बच्चा बैठा है, तो ये ना यहाँ दर्द होता है कि बच्चा वो लाइव सेशन देख नहीं रहा फिर। ठीक है ना, अब या तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, या पता नहीं आपको सारा कुछ आता है, बट ये बात गलत है। अब आपने डेली सेशन अटेंड करना है, आप ये मुझसे कमिटमेंट करके जा रहे हो, क्योंकि मुझे आप में से बहुत सारे बच्चों के 80+ मार्क्स चाहिए। उस दिन आप मुझे याद करोगे जब ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट आपके होंगे ना, जब वो सर्टिफिकेट आपके हाथ में मिलेगा, आप याद करोगे जो बातें मैंने अभी बोली थी ना, उस बातों की कितनी वैल्यू होती है। ठीक है जी, और मेरे दिल से तमन्ना यह है कि आप अपने ड्रीम पूरे करो, और मेरे दिल से तमन्ना यह है कि आपके पेरेंट्स के जो भी ड्रीम है, और जब भी आपके एग्जाम है ना, वो इस बार क्लियर हो जाए। एफर्ट्स डबल लगा दो आप। ठीक है जी, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा, आपने मेहनत करनी है। ठीक है, और बाकी कस्टम के नोट्स मैंने बता ही दिए। कस्टम के नोट्स एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट से 2 फाइलें हैं, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। इनकम टैक्स की बुक आपके पास आ गई है। ठीक है जी, और जब भी कोरियर सर्विस स्टार्ट होगी, हार्ड बुक भी आपके पास आ जाएगी। ई बुक बच्चों को मिल चुकी होगी, जीएसटी की बुक भी ई बुक मिल चुकी है। जिनको नहीं मिले स्टाफ को कॉल कर लेंगे, वो बुक आपको प्रोवाइड करवा देंगे। क्लासेस सारी अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है जी, आज ये क्लास मतलब शाम तक अपलोड हो जाएगी, तो उम्मीद करता हूं 11 तारीख रात तक आप सारे कंप्लीट लेक्चर देख के 12 तारीख से आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दोगे। और रिवीजन का शेड्यूल मैं आपका बहुत बढ़िया बनाऊंगा सर। जैसे आपका बैच खत्म होगा ना, जैसे बैच खत्म होगा, जो बच्चा सारी क्लास देख लेगा, मुझे एक बार मैसेज कर देना। आपको मैं यूट्यूब पे या एक वीडियो गूगल ड्राइव पे ही डाल के शेड्यूल बनवा दूंगा कि आपने रिवीजन कैसे करनी है।
और वो शेड्यूल अगर आप फॉलो करोगे, बिलीव में आपके मार्क्स बहुत बढ़िया आएंगे जी। ठीक है जी, स्टार्ट करें? पक्का पक्का? यस सर। चलो जी, इधर देखो फाइनली अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार चेक करो, लास्ट क्लास में हमने अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था एग्जाम्शन वाला। अब एग्जाम्शन वाले टॉपिक में ना हमने कई सारी एग्जाम्शन हमने कंप्लीट कर ली थी, और कई बच्चों को मुझे लग रहा है एग्जाम्शन में डाउट भी था, क्योंकि डाउट तो मेरे पास आई नहीं, क्योंकि मैं लगातार क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं दूसरी भी, तो डाउट तो आ ही नहीं सकते। बट मुझे पता है कि उनके डाउट क्या क्या आ सकते हैं, जो मुझे उम्मीद है। तो एक बार फटाफट से मैं रिवीजन करवाने जा रहा हूं जी। अब आपके जो भी डाउट्स होंगे उन डाउट्स को एक बार सुन लेना। होपफुली इसके बाद डाउट्स खत्म हो जाएंगे, बट अगर फिर भी अगर डाउट्स होंगे तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको कोशिश करूंगा पूरा का पूरा आपको रिप्लाई मैं वहां पे कर दूंगा। ठीक है जी, इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं सर। अब अगर मैं एग्जाम्शन की बात करूंगा ना, तो एग्जाम्शन की सारी बातें लास्ट क्लास में कंप्लीट की थी कि एग्जाम्शन आपका सीजीएसटी का सेक्शन नंबर 11 है, आईजीएसटी का सेक्शन नंबर 6 है, वहां से एग्जाम्शन आई है। नोटिफिकेशन नंबर मैंने कहा था कि 12/17 सीजीएसटी के अंदर है, इसमें सर्विस की एग्जाम्शन है। अब वो सारी सर्विस हमें याद नहीं करनी, कुछ हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट सर्विस है जो हमें याद करके चलनी है, समझ के चलनी है, उसको वन बाय वन हमने स्टार्ट किया था। और मैंने पहले भी कहा था, इसको हम पैरा नंबर नहीं बोलते, इसको हम एंट्री नंबर बोलते हैं। एंट्री नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। एंट्री नंबर 1 के अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई सर्विस चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट देगा, कैसे देगा, वो चैरिटेबल एक्टिविटी के रूप में देगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जाम्शन में कवर करेंगे, टैक्सेबिलिटी में कवर नहीं करेंगे। अब चैरिटेबल एक्टिविटी में सर्विस कौन कौन सी आती है, उसको हमने सीए फाइनल के मॉड्यूल से क्लैरिफाई किया था, भाई चैरिटेबल एक्टिविटी में क्या क्या आएंगी। बट चैरिटेबल एक्टिविटी में सारी सर्विस कवर नहीं होती। गवर्नमेंट ने कहा था वो सारी सर्विस जो चैरिटेबल एक्टिविटी में कवर होंगी ना, वो ये वाली होंगी। एक तो पब्लिक हेल्थ की होंगी, सेकंड फिर गवर्नमेंट ने बोला एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, फिर एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, ये सारी सर्विस आपकी यहाँ पे कवर होंगी। इसके अलावा कोई भी सर्विस चैरिटेबल एक्टिविटी में कवर नहीं होगी, दैट इज लायबल टू पे जीएसटी। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर वो रूम दे रहा है, और अगर रूम का किराया 1000 से कम होगा, फिर तो हम एग्जाम कर देंगे, बट वो इस एंट्री में एग्जाम नहीं करेंगे, एंट्री नंबर 14 में एग्जाम करेंगे। बट अगर किराया 1000 या उससे ऊपर का होगा, फिर वो किराया टैक्सेबल होगा, रीजन बिंग क्योंकि वो चैरिटेबल एक्टिविटी में कवर नहीं है। और भी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो चैरिटेबल एक्टिविटी में कवर नहीं होंगी। अब जो चैरिटेबल एक्टिविटी में कवर नहीं होंगी, वो एग्जाम्शन में कवर नहीं होंगी, वो टैक्सेबल हो जाएंगी। एंट्री नंबर 1 में हमने अपॉइंट किया था। उसके बाद फिर एंट्री नंबर 3 हमने यहाँ पे की। एंट्री नंबर 3 ये बात कहते हैं कि अगर हम सर्विस देंगे गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी को, कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो सारी के सारी सर्विस एग्जाम्शन के दायरे में कवर होगी। एंट्री नंबर 3 ये बात बोलती है। फिर एंट्री नंबर 3 के बाद हमने एंट्री नंबर 6 ये बात की। अब एंट्री नंबर 6 हो गया, एंट्री नंबर 7 हो गया, एंट्री नंबर 6 हो गया, 7 हो गया। उसके बाद एंट्री नंबर 8 हो गया, 9 होगा। ये चारों की चारों एंट्री ना आपस में इंटरलिंक हैं, जहां पर सबका माइंड कंफ्यूज हो गया था। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक डायग्राम बनवाया था बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं वो डायग्राम आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूं इसके बाद आपको लाइफ में कभी डाउट ही नहीं होगा इन चारों एंट्री के अंदर, ये मेरी गारंटी। अगर आपने वो डायग्राम बहुत सही ढंग से देखा है, एक बार फिर भी रिवीजन कराता हूं। अगर मैं एंट्री 6 की बात करता हूं, इसने सिंपल सी बात बोली, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमें कोई भी सर्विस देगी, वो सारी सर्विस एग्जाम्प्ट होंगी। जब मैं बोलता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो समझ जाना वो स्टेट गवर्नमेंट भी है, यूटी भी है, लोकल अथॉरिटी भी है। ऐसे बोल दूं कि अगर कोई गवर्नमेंट हमें सर्विस देगी, वो सारी सर्विस एग्जाम्प्ट होंगी। 4 पॉइंट बाहर निकाल दिए। पहला पोस्ट डिपार्टमेंट बाहर निकाला, दूसरा बाहर निकाला वेसल एयरक्राफ्ट वाला, तीसरा बाहर निकाला गुड्स और पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन, चौथा बाहर निकाला इन तीनों के अलावा कोई भी सर्विस अगर बिजनेस एंटिटी को देंगे, तब वो यहां पे कवर होगी। नॉन बिजनेस एंटिटी वाले काम क्या हो जाएंगे, वो टैक्सेबल हो जाएंगे। अब इसका डायग्राम मैं अगर आपको दिखाऊं, तो एक बार चेक करना सर। अब यहां पे ना ये डायग्राम हमने आपको बनाया था। इस डायग्राम के अंदर मैंने कहा था अगर ये 4 सर्विस है, इन 4 में से ये 3 सर्विस का ट्रीटमेंट क्या होगा ना, ये 3 सर्विस को गवर्नमेंट बोलते हैं, इन तीनों के अंदर ही लिखा होगा जो ट्रीटमेंट का करना है। मतलब पोस्ट डिपार्टमेंट वाले का ट्रीटमेंट क्या होगा, उसके अंदर पढ़ लो। वेसल वाले का ट्रीटमेंट क्या होगा, उसके अंदर पढ़ लो। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, उसके अंदर आप पढ़ लो। इन तीनों को छोड़कर जो आपकी अदर सर्विस होंगी, उसके 2 टुकड़े कर लो। 2 टुकड़े में एक तो रेंटिंग वाली अलग कर दो, एक अदर सर्विस अलग कर दो। अब अगर मैं रेंटिंग वाले की बात करूंगा, अगर वो गवर्नमेंट को दी है, फिर तो वो एग्जाम्प्ट है। एंट्री नंबर 8 में लिखा था कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाली सारी सर्विस एग्जाम्प्ट होती है। अब अगर वो नॉन गवर्नमेंट को दी है और बिजनेस एंटिटी को दी है ना, तो भैया टर्नओवर ध्यान रखना, टर्नओवर चाहे 20 लाख से कम हो या 20 लाख से ऊपर, वो टैक्सेबल हो सकती है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल वाली। बट गवर्नमेंट ने फिर एक एंट्री के अंदर बोला कि अगर कंसीडरेशन 5000 तक होगा तो वो एग्जाम्प्ट होगी, अगर उससे ऊपर होगा तो वो टैक्सेबल है। और नॉन बिजनेस एंटिटी वाली तो हर केस में एग्जाम्प्ट है, उसका तो ट्रीटमेंट करना ही नहीं है। फिर मैंने बोला अदर सर्विस गवर्नमेंट वाले केस में एग्जाम्प्ट है, एंट्री नंबर 8 में लिखा है। नॉन गवर्नमेंट वाले केस में बिजनेस एंटिटी अगर है 20 लाख तक है तो एग्जाम्प्ट है, 20 लाख से ऊपर है। बट अगर कंसीडरेशन 5000 तक है तो एग्जाम्प्ट है, 5000 से ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल। और अगर नॉन बिजनेस एंटिटी होगा तो वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट। आप चेक कर लो, हर एक एंट्री को इंटरलिंक करके मैंने इस डायग्राम के अंदर पिरो दिया।
और अगर ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया ना, बिलीव में एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए, इस डायग्राम को अपने माइंड में खोल लेना, इस डायग्राम के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। इस डायग्राम के बाहर कुछ भी नहीं आएगा सर, अपने दोस्तों से पूछ लेना, वो एंट्री याद करते करते मर जाएंगे। अगर उनको ये डायग्राम समझ में आ गया ना, आप बिलीव में इस डायग्राम के आपको वैल्यू भी नहीं पता, इसकी वैल्यू भी नहीं पता सर, ये 4 एंट्री इंटरलिंक करने के बाद डायग्राम बना है। आप अप्रिशिएट करोगे इस डायग्राम को जब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस डायग्राम को अपने अपने माइंड में फीड करोगे, इस डायग्राम को लिखी हुई लाइनों से मैच कर लेना, हर लाइन इससे मैच होके सेम डायग्राम बनाएगी जो मैंने यहां पर बनाया है। बट अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज हम मुझसे पूछोगे, उम्मीद करता हूं इस डायग्राम का कोई डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये पैरा करने के बाद फिर अगला पैरा हमने यहाँ पे किया, पैरा नंबर एंट्री नंबर 12। उसके अंदर मैंने बोला रहने वाला घर अगर रहने के लिए किराए पर दोगे तो एग्जम्पशन मिल जाएगी, और अगर रहने वाला घर अगर कमर्शियल के लिए किराए पर दोगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। एंट्री नंबर 12 ये बात बोलती है। एंट्री नंबर 13 ये बात बोलती है अगर कोई सर्विस दी जा रही है, रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट की जा रही है, वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। और रेंटिंग ऑफ होल, मतलब जो आपके रेंटिंग ऑफ जो होल होते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट के पास, अगर वो होल की रेंटिंग दी जा रही है तो उस केस में वो सर्विस एग्जम्प्ट है। बट गवर्नमेंट कह रही है कि अगर किराया पर दिन का 10,000 है उससे कम होगा तो एग्जम्प्ट है। अब जो रूम किराए पर दी जा रहा है उनका किराया 1,000 से कम होना चाहिए, और जो शॉप्स किराए पर दी जा रही है उनका किराया पर मंथ का 10,000 से कम हो तो एग्जम्प्ट बनेगा। अगर इस लिमिट से ऊपर होगा तो वो क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल। तो कहना ना हर केस में ना और मोर, यहां पर भी और मोर और यहां पर भी और मोर, तो एग्जामिशन लेस देन वाले केस में, इक्वल टू वाले केस में वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और मैंने पहले भी कहा था ये जो कमरे हैं या ये जो दुकानें हैं या ये जो होल हैं, ये मंदिर के बाउंड्री के अंदर होनी चाहिए, उससे बाहर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने कोई कमरा किराए पर दिया जो उसके बाहर है, फॉर एग्जाम्पल होटल है, इन है, गेस्ट हाउस है, किराया 1,000 से कम है, वैल्यू मतलब 1,000 से कम निकल के आ रही है तो एग्जम्प्ट है, 1,000 है उससे ऊपर तो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। अब यहाँ पे डिक्लेयर टैरिफ वर्ड नहीं है, यहाँ पे वर्ड क्या निकल के आ गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगली फिर एंट्री हमने की है, अगर पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन है और बाय एयर ट्रांसपोर्टेशन है, तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर एयर की ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है ना, इट मीन अगर एयर मतलब फ्लाइट तुम्हारी स्टार्ट हो रही है इनमें से किसी एक लोकेशन पे, या स्टार्ट कहीं और से हो रही है बट खत्म तुम्हारी इनमें से किसी एक लोकेशन पर हो रही है ना, तो जीएसटी एग्जम्प्ट है, हम जीएसटी टैक्सेबल नहीं करेंगे। फिर सेकंड गवर्नमेंट ने बोला अगर पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन है नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, जो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज होते हैं नॉन एसी, उसमें क्या हो जाएंगे, एग्जम्प्ट। बट गवर्नमेंट ने क्या बोला, रेडियो टैक्सी ये हो जाएगा टैक्सेबल। और अगर नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज ये एग्जम्प्ट है, बट अगर वो टूरिज्म पर्पस के लिए, अगर वो टूर पर्पस के लिए, या अगर वो हायर लिया गया है तो उस केस में वो क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर स्टेज कैरिज है जो जगह जगह रुक के चल रही है, डीटीसी बस हो गया, रोडवेज की बस हो गया, सारी की सारी एग्जम्प्ट है। बट गवर्नमेंट ने बोला अगर एसी स्टेज कैरिज होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल। एंट्री नंबर 15 ये बात बोलती है, ये बात हमने यहां पर की थी, ठीक है जी। तो ये सारी एंट्री करने के बाद ना, अब आज हमें यहां से एंट्री नंबर 17 से स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करें, पक्का पक्का, और स्टार्ट करते हैं। और फिर बैलेंस हमारी अब जितनी भी एंट्री लास्ट तक है उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे और देन इसको हम फाइनली पैकअप कर देंगे, ठीक है जी। और स्टार्ट करें। एंट्री नंबर 17 एक बार पढ़ो, 17 में क्या एग्जम्प्ट है। एंट्री नंबर 17 ये बात कहना चाह रही है, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, इट मींस पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस एग्जम्प्ट करने जा रहे हैं। अब याद करो, आपको ना मैंने पहले भी कहा था कि जो हमने गवर्नमेंट वाली एंट्री की थी उसके अंदर लिखा था कि अगर गुड्स और पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन होगी ना, वो सर्विस बाहर होगी, मतलब वो टैक्सेबल होगी। अब अगर वो यहां पे कवर हो जाती है तो वो एग्जम्प्ट होगी, रीजन बीइंग स्पेसिफिक लॉ ऑलवेज ओवररूल जनरल लॉ। अब बहुत ध्यान से पढ़ना, यहां पर क्या लिखा है, वो कहना चाह रहे हैं सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकम्पेन्ड बिलोंगिंग, मतलब सामान साथ में लेके जा रहे हो या सामान छोड़ के जा रहे हो, बाय रेलवे। इट मींस अगर पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के थ्रू हो रही है तो वो सारी एग्जम्प्ट है, अदर देन। इट मींस अगर रेलवे इसमें कवर होगी तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, इसके अलावा कोई भी रेलवे जो होगी ना वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। अब एक बार चेक करना, रेलवे में इन्होंने क्या बोला, अदर देन। एक तो कह रहे हैं फर्स्ट क्लास और एक कहना चाह रहे हैं एन एयर कंडीशनर कोच। इट मींस इन दोनों केस में रेलवे आपकी टैक्सेबल है और बाकी सब केस में रेलवे आपकी एग्जम्प्ट हो जाएगी, बस ये बात ध्यान देना। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर, आप में से अगर किसी बच्चे ने जनरल ट्रेन में कभी सफर किया हो, याद आ रहा है कुछ आपको, वो जनरल ट्रेन जो ऐसी ऐसी चलती है उसमें अगर कभी सफर किया हो आपने, वो सारी की सारी ट्रेन एग्जम्प्ट है। अच्छा, कई बच्चा कहता है मैं पूरी क्लास से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फर्स्ट क्लास का मतलब क्या होता है। सर फर्स्ट क्लास का मतलब क्या है, उसने बोला कि रेलवे आपकी सारी एग्जम्प्ट है,
रेलवे आपकी सारी एग्जाम्ट है फर्स्ट क्लास और एसी कोच को छोड़कर। मेरा पूरी क्लास से बस क्वेश्चन ही है, फर्स्ट क्लास का मतलब क्या है? हाँ जी, आप बताओ। अंश नाम है आपका, अंश या निशु? अंश, हाँ अंश बताओ, फर्स्ट क्लास का मतलब क्या है? जो फर्स्ट एसी कोच होता है वो फर्स्ट क्लास है। सर अगर फर्स्ट एसी कोच यहां पे होता फिर तो एयर कंडीशनर कोच यहां पे आ ही गया। एक बात पर सोच के बोलो सर, पहली बात तो ये समझ लो, अब कोई भी बच्चा जो मुझे फर्स्ट क्लास बताएगा ना, वो पहली बात तो ये मत बोले कि एसी कोच, क्योंकि एसी कोच तो एसी कोच की तो हर कैटेगरी जो है ना इन्होंने यहां पे कवर कर ली है। और आप सब जानते हो एसी में फर्स्ट टायर भी है, सेकंड टायर भी है, थर्ड टायर भी है। इन्होंने तीनों ही टैक्सेबल किए हैं। इन्होंने कहीं फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर की बात नहीं की। इट मींस अब जो ये फर्स्ट क्लास है ना, ये तो क्लियर है कि ये क्या होगी, ये नॉन एसी होगी। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर, मैंने कहा सर ऐसी कौन सी ट्रेन है कि जो फर्स्ट क्लास है और नॉन एसी है? अच्छा सर, कहीं आप वो स्लीपर तो नहीं कह रहे? वो स्लीपर जो होती है सर वो सेकंड क्लास होती है। इट मींस अगर मैं स्लीपर क्लास की बात करूंगा ना, वो सेकंड क्लास है। आप कभी चेक कर लेना, उसके डिब्बे के बाहर लिखा होता है सेकंड क्लास। मैं फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूं। जो आपको बताओ, और नैनीताल में कुछ ट्रेन चलती है, और नैनीताल में ट्रेन चलती हैं, मनाली के अंदर ट्रेन चलती हैं, वो सारी की सारी वहां पे दो तीन ट्रेन ऐसी हैं, मेरे ख्याल से गुजरात एक्सप्रेस है और एक मालवा एक्सप्रेस है और एक कोई दो तीन एक्सप्रेस है। आप कभी सर्च करना गूगल के ऊपर, आपको पता लग जाएगा। और कई ट्रेनें ऐसी है जो वहां पे चलती हैं जो नॉन एसी हैं, जो नॉन एसी हैं बट फर्स्ट क्लास है। मतलब ऐसी ट्रेन जिसमें एसी नहीं लगा हुआ बट सारी फैसिलिटी एसी जैसी है। उसका किराया बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट एसी के बराबर होता है। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर फर्स्ट क्लास ट्रेन है उसकी टिकट बुकिंग कराओगे ना, दैट इज लाइबल टू पे जीएसटी। तो ये जो स्लीपर क्लास होती है, जिसके अंदर मैंने आपको पहले भी कहा था, याद करो मैंने आपको पहले बताया था ना, कि जो जनरल ट्रेन होती है, जो ऐसे लोकल ट्रेन मुंबई में चलती है और दिल्ली के अंदर ट्रेन चलती है, इसको हम बोलते हैं ईएमयू या लोकल ट्रेन, जिसके अंदर वो गाना गाने वाले आते हैं, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, वो गाना गाने वाले आते हैं। तो वो सारी की सारी ट्रेन एग्जामिशन के दायरे में आती है। कभी उनकी टिकट चेक करना, उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, सारी ट्रेन, सारी रेलवे, सारी रेलवे जो है एग्जामिशन के दायरे में आ जाती है, बट दो रेल छोड़ के। इट मीन अगर रेल तुम्हारी फर्स्ट क्लास है तो ब्रैकेट में लिख लेना नॉन एसी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप फिर गलती करोगे, फिर उन बच्चों से मिलोगे जो ये बोलेंगे फर्स्ट क्लास एसी होता है। उनको ये बोल देना कि अगर फर्स्ट क्लास एसी होता है तो फिर इस कोच का मतलब क्या है? सर उसने लिखा है एन एयर कंडीशनर कोच। इट मीन एयर कंडीशनर कोई भी कोच होगा, जब वो सारी कैटेगरी ही यहां पे आ चुकी है तो फर्स्ट क्लास एसी कैसे हो गया? क्योंकि अगर फर्स्ट क्लास एसी है और एसी तो वो यहां पे कवर कर लिया, तो फर्स्ट क्लास भी यहां पे कवर हो गया। तो पहली बात तो ये समझो कि फर्स्ट क्लास जो है वो नॉन एसी है, और ये ट्रेनें वो होती हैं जो नॉर्मली हिली एरिया में चलती हैं और वहां पे नॉर्मली एसी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। उनकी नेचर को देखने के लिए, वहां की ब्यूटी को देखने के लिए गवर्नमेंट ये ट्रेन चलाती है, बट उसके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, उन ट्रेनों पे जो भी हम प्राइस चार्ज करेंगे दैट इज चार्जेबल टू जीएसटी। आपको ये सारी बातें पता लग जाएंगी। अगर आप कभी गूगल में सर्च करोगे ना, तो आपको ट्रेन के नाम आ जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको एक दो तो बता ही रहा हूं, गुजरात एक्सप्रेस है, एक नैनीताल के अंदर ट्रेन चलती है, मेरे ख्याल से मालवा एक्सप्रेस है कोई, एक आपका हेमकुंड या हिमालयन क्वीन पता नहीं कोई एक्सप्रेस है। मतलब कई सारी ट्रेनें हैं, कई सारी ट्रेनें हैं जो आपकी फर्स्ट क्लास के अंदर आती है। और जो ये स्लीपर क्लास होता है, ये सिटिंग क्लास जो होता है, ये सब आपके सेकंड क्लास होते हैं। और एसी फर्स्ट टायर हो, सेकंड टायर हो या थर्ड टायर हो, तीनों ही टायर जो हैं वो आपके एसी कोच के अंदर आ चुके हैं। तो यह एसी कोच तो टैक्सेबल होंगे ही होंगे, ये बात ध्यान देना। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद फिर एग्जामिशन क्या आ रही है? एग्जामिशन आ रही है मेट्रो। मेट्रो आपकी एग्जाम कर दी, मेट्रो आपकी एग्जाम कर दी। उसके बाद मोनोरेल और ये ट्रैम भी। अच्छा, मेट्रो और मोनोरेल का मतलब क्या होता है? अब ये जो मेट्रो होती है ना, मेट्रो के आपको बताओ प्लेटफॉर्म जो होते हैं, मतलब आपको समझ आ रहा हो कि मेट्रो में ना, जो आपने देखा होगा, मैं कैसे आपको समझाऊं, मेट्रो में अगर आपने देखा हो प्लेटफॉर्म जो होते हैं, एक मुंबई में देखिए, मुंबई ये मोनोरेल जो है ना, ये मोनोरेल ये मुंबई के अंदर चलती है। मेरे मेरे बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र के हैं, वो शायद मेरी बात समझ पाएंगे। मोनोरेल वहां पे चलती है। मोनोरेल क्या होता है कि नॉर्मली वो ऐसे कनेक्ट होके ना, मतलब मैग्नेट से ऐसे कनेक्ट होके वो फिर ऐसे करके चलती है। मेरे ख्याल से अगर आपने कभी देखा हो, ये मोनोरेल महाराष्ट्र के अंदर है।
दिल्ली के अंदर जो मेट्रो है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अब प्रॉब्लम क्या, अगर मेट्रो कवर करता तो वो मोनोरेल जो मुंबई के अंदर चलती है ना, वो मेट्रो वाली कैटेगरी में कवर नहीं होती। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया मेट्रो भी एग्जम्प्ट है, आप चेक करना मेट्रो के टिकट्स पे, मेट्रो के जो भी आप कार्ड रिचार्ज करवाते हैं उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, एग्जम्प्ट है। मोनोरेल जो बच्चे महाराष्ट्र के होंगे, उन्होंने अगर कभी मोनोरेल की टिकट परचेज की हो, उनके कभी कार्ड अगर आपने कभी रिचार्ज करवाए हो, उस पर भी कोई जीएसटी एग्जम्प्ट है, रीजन भी यहाँ पे कवर है। ट्रैमवे क्या होता है, ट्रैमवे सड़कों के ऊपर जो पटरियां बनी होती हैं, कभी देखा आपने सड़कों के ऊपर पटरियां बनी होती हैं। चांदनी चौक में आपको अगर देख, चांदनी चौक में अगर किसी बच्चे ने देखा है, चांदनी चौक में पहले ट्रैमवे चलता था, और अभी कुछ टाइम बाद प्रपोजल आ चुका है कि वहां पे ट्रैमवे चलना दोबारा स्टार्ट होगा। आपने इंडिया से बाहर देखे होंगे यार, मेरे ख्याल से ट्रैमवे आज भी चलता है कलकत्ता के अंदर। अगर कोई बच्चा कलकत्ता गया है तो मैसेज करके मुझे जरूर बताना, कलकत्ता में मेरे ख्याल से आज भी ट्रैमवे चलता है। ट्रैमवे एक्चुअल में होता क्या है, सड़कों पे ना पटरियां बनी होती हैं, उसके ऊपर ट्रेन चलती हैं, तो उसको हम नॉर्मली ट्रैमवे बोलते हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि वो ट्रैमवे जो है ना, वो ट्रैमवे जो है वो भी आपका क्या है, एग्जम्पशन है, ठीक है जी। तो चाहे मेट्रो हो, मोनोरेल हो, ट्रैमवे हो, जो इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्टेशन होती है, इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्टेशन, वो आपके यहां पे कवर हो जाएगी। उसके बाद देखो जी, इनलैंड वाटरवेज, ये भी एग्जाम है। अब इनलैंड वाटरवेज नाम से पता लग रहा है लैंड के अंदर वाटरवेज। लैंड के अंदर वाटरवेज का मतलब क्या है, ये इंडिया की बेसलाइन है, इंडिया की बेसलाइन है। अब ये सारा का सारा पानी है। अब गवर्नमेंट कह रही है जो यहां पे ये वाटरवेज जो है ना, यहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, इसकी बात नहीं हम कर रहे। इट मींस जो इसका लैंड मास है, मतलब ये इंडिया की बेसलाइन के अंदर, यहां पे भी तो कई नदियां हैं, यहां पे भी तो कई नदियां हैं, यहां पे भी तो पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन होती है। आपको पता हो, आज अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो, तो मैं नदियों के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मैं यहां से जा सकता हूं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इन लैंड वाटरवेज, जो लैंड के अंदर वाटरवेज होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, एग्जम्प्ट, वो जीएसटी के दायरे में कवर नहीं होंगे। उसके बाद जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस इन ए वेसल बिटवीन प्लेस लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है जी। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो आपकी ये बेस लाइन है, अब यहां पे पानी जो है, अब एक स्थान से इंडिया के दूसरे स्थान पर, फॉर एग्जांपल मुंबई से गुजरात जाना है, गुजरात से मुझे केरला जाना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये बात कर ले पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब नॉर्मल पब्लिक है, बट अगर टूरिज्म पर्पज के लिए है तो वो लाइबल टू पे जीएसटी। और आपको पता हो, आज हर जैसे इंडिया के अंदर मैंने क्या बोला, जो डीटीसी बस होती हैं, जो नॉर्मल डीटीसी बस होती है, उनका कलर होता है ऑरेंज कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, और जो टूरिस्ट वाली डीटीसी बस होती हैं वो मेरे ख्याल से ब्लू कलर की होती है। ऐसे ही जो बाहर वेसल चलते हैं ना, वेसल के भी अलग अलग कलर होते हैं। इट मींस जो नॉर्मल पब्लिक को लेके जाएंगे, जिसमें सारी पब्लिक बैठेगी, उसके कलर जो होते हैं वो अलग होते हैं, और जो टूरिस्ट पर्पस वाले होते हैं वो वेसल अलग होते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर उसका पर्पस टूरिज्म है तो उस केस में लाइबल टू पे जीएसटी, और जो नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा दैट इज नॉट लाइबल टू पे जीएसटी। उसके बाद जी मीटर कैब, मीटर कैब एग्जम्प्ट हो गई, इसमें रेडियो टैक्स कवर नहीं होगा जी, रेडियो टैक्स कवर नहीं होगा क्योंकि रेडियो टैक्स आपके टैक्सेबल के दायरे में आती है। मीटर कैब और ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा, याद आ रहे हैं जो आपके वहां पे ऑटो रिक्शा, दिल्ली के अंदर ऑटो रिक्शा चलते हैं, वो येलो येलो कलर के जिनका ऊपर होता है, और ई रिक्शा जो होते हैं, ई रिक्शा बैटरी वाले ई रिक्शा, ये भी सब एग्जम्प्ट है, इनमें कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सारे रूट जो है ना, आप चेक कर लो, पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन के हैं। और अगर किसी बच्चे ने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो, जो नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन है, जो नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, वो ऑलमोस्ट सारे एग्जम्प्ट है। एक बात मैं सोच के बताना, आज अगर हमें घर से मेट्रो स्टेशन जाना है या कहीं पर भी जाना है, नॉर्मली हम किस में जाते हैं, नॉर्मली हम किस में जाते हैं, मीटर कैब कैब करके जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम यहाँ पे जाते हैं ऑटो रिक्शा में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे जाते हैं, आप ये लगा लो ई रिक्शा में जाते हैं, ठीक है जी। फिर हम बसेस में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम मान लो फॉर एग्जांपल मेट्रो में जाते हैं, तो ये सारे की सारी बातें एग्जम्प्ट है। तो आज जो नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना वो एग्जम्प्ट है, बट जो अमीर लोग ट्रांसपोर्ट है, फॉर एग्जांपल एसी, अब वो चाहे एसी बसेस हो, चाहे वो एसी ट्रेन हो, ठीक है। इट मीन एसी जो होगा ना, एसी जो होगा वो एसी वाले हिस्से जो होंगे वो टैक्सेबल हो जाएंगे, बस ये पर ध्यान देना। बात समझ में आ रही है? तो देखो इन्होंने क्या बोला है, मीटर कैब और ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एग्जम्प्ट। ये आपके पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन है। अब सोच के बोलना, अब ये चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, हर केस में एग्जम्प्ट है। जबकि वहां क्या लिखा था, टैक्सेबल, और वहां पर मैंने कहा भी था जब वो एंट्री में करवा रहा था कि सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन। इट मींस अगर मैं यहां पे कवर हो जाता हूं तो एग्जम्पशन में कवर हो जाऊंगा, नहीं तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल।
बात समझ में आ रही है जी? तो ये एंट्री बहुत ध्यान से करना, मैं पूरी पूरी उम्मीद रख के चलता हूं इस एंट्री में से क्वेश्चन पक्का पक्का बनता है। और ये एंट्री आज की नहीं है, ये एंट्री आज की नहीं है, जब हम सीए बने थे उस टाइम सर्विस टैक्स में भी सेम एंट्री थी, उस टाइम सर्विस टैक्स में भी सेम एंट्री थी, और आज और उस टाइम में कोई फर्क ज्यादा नहीं आया, सिर्फ एक वर्ड इंक्लूड होगा, ई रिक्शा। नॉर्मली उस टाइम ई रिक्शा चलता नहीं था, तो आर वो चाहे रिक्शा नॉर्मल पैडल वाला रिक्शा है चाहे वो ई रिक्शा है, ये दोनों ही केस में एग्जामिशन है, बस ये बात ध्यान दो। क्लियर हो गया जी? तो ये हमारी एंट्री नंबर आ रही है 17। ठीक है, अच्छा प्लीज ध्यान सुनना, बात में सोच के बताओ, एक बात में सोच के बताना, अब यहां पे ना, यहां पे गवर्नमेंट ने कवर क्या की है कि अगर पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है इनके थ्रू, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, एग्जम्प्ट है। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है इनके थ्रू, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, एग्जम्प्ट है। और इसके अलावा अगर होगी तो वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। ये बात क्लियर है? मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मैं गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं, अगर मैं गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं, तो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करने के कौन कौन से रूट होते हैं? आज लैंड रूट से भी होती है, आज सी रूट से भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, और आज एयर रूट से भी होती है। आज लैंड रूट से भी होती है, आज सी रूट से भी होती है, आज एयर रूट से भी होती है। तीनों रूट से गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब इन तीनों में से क्या एग्जम्प्ट और क्या टैक्सेबल, अब वो देखने जा रहे हैं। देखो इसने क्या बोला है, वो कहना चाह रहे हैं सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है बाय रोड, अगर आप बाय रोड दे रहे हो, एग्जम्प्ट है, एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और कोरियर एजेंसी। इट मीन अगर आप बाय रोड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हो, एक्सेप्ट जीटीए को छोड़ के और कोरियर को छोड़ के, तो क्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यानी एग्जम्प्ट या टैक्सेबल, वो टैक्सेबल। ये वाली तो हो जाएगी टैक्सेबल, इसको छोड़ के कोई भी अगर बाय रोड जाएगा तो हो जाएगी एग्जम्प्ट हो जाएगी। और अगर आप समझदार हो, अगर ये जीटीए वाला एग्जम्प्ट कर देते, याद करो जो हमने पॉइंट आरसीएम में किया था, वो आरसीएम कैसे लगता। और आपको मैंने पहले भी कहा था जीटीए वाले केस में रिवर्स चार्ज है, जीटीए वाले केस में रिवर्स चार्ज है, तो रिवर्स चार्ज लगेगा ही तब जो वो टैक्सेबल होगा ना। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया अगर बाय रोड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, अगर जीटीए और कोरियर एजेंसी को छोड़कर, तो वो एग्जम्प्ट है। अगर इन दोनों के थ्रू हो रही है, वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। अच्छा फिर सेकंड है इनलैंड वाटरवेज, वही निकल के आ गया। इट मीन अगर इनलैंड वाटरवेज से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, मतलब वही ये बेसलाइन है, इसके अंदर जो आपकी नदियां हैं, इनके थ्रू अगर कोई गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, वो क्या हो जाएंगी, एग्जम्प्ट। तो जो यहां पे था वो यहां पर भी देखो गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर दिया, ये बात ध्यान दो। तो इनलैंड वाटरवेज में चाहे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करे चाहे गुड्स ट्रांसपोर्ट करे, दोनों एग्जम्प्ट है। अच्छा एक बच्चा बताएगा, इन्होंने ना कहीं पर भी पहली बात तो रेलवे कवर नहीं किया, चेक कर लो, इन्होंने कहीं पर भी रेलवे कवर नहीं किया। इट मीन अगर रेलवे के थ्रू गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, अगर मैं इस एंट्री को पढ़ूं, वो टैक्सेबल हो चुकी है। बाय एयर, एयर के थ्रू गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, अगर मैं इस एंट्री को पढ़ूं, टैक्सेबल हो चुकी है। वेसल के थ्रू गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, टैक्सेबल हो चुकी है, क्योंकि इनलैंड वाटरवेज कवर है और कुछ भी कवर नहीं है। सर ऐसा मैं ऑब्जर्व क्यों करवाना चाह रहा हूं, कहीं गलती से भी ना आप कंफ्यूज मत हो जाना इस एंट्री और इस एंट्री में, क्योंकि ये पैसेंजर की बात कर रहे हैं और ये गुड्स की बात कर रहे हैं। पैसेंजर में रेलवे भी कवर है, मेट्रो भी कवर है, इनलैंड वाटरवेज भी कवर है, वेसल भी कवर है, मीटर कैब भी कवर है, ई रिक्शा भी कवर है, ऑटो रिक्शा भी कवर है। बट हां वो बात अलग है कि वहां पर एयर कवर नहीं है। इट मीन अगर बाय एयर ट्रांसपोर्टेशन है, बट हां ध्यान रखना स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर उन स्पेसिफाइड स्टेट का कवर नहीं है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। दिल्ली से जयपुर की फ्लाइट है, टैक्सेबल है। दिल्ली से पंजाब की फ्लाइट है, टैक्सेबल है। दिल्ली से चंडीगढ़ की फ्लाइट है, टैक्सेबल है। अगर चंडीगढ़ से आसाम की फ्लाइट है, आसाम से दिल्ली की फ्लाइट है, ये सब एग्जम्प्ट है। रीजन बीइंग क्योंकि डेस्टिनेशन और स्टार्टिंग पॉइंट अगर उनमें से किसी स्टेट में कवर होगा, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। एक बच्चा बोलता सर दिल्ली आसाम दिल्ली, अब क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एंडिंग जहां पे होनी है और स्टार्टिंग जहां पे होनी है, अगर एंडिंग और स्टार्टिंग
इनमें से कहीं एक लोकेशन पे होगी तब एग्जम्पशन की बात करना, नहीं तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर बीच में कोई स्टॉप ओवर आ रहा है, बीच में रुक रहे हो, आपकी वहां पे वेटिंग है, तो उस केस में आप ये मत सोचना कि मेरी फ्लाइट यहां से होके पास होगी तो एग्जम्पशन मिल जाएगी। गवर्नमेंट कहती है नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा ये हो, एंडिंग पॉइंट तुम्हारा ये हो। बट अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं है या एंडिंग पॉइंट ये नहीं है, तो भैया फिर बाय एयर अगर ट्रांसपोर्टेशन करोगे वो ट्रांसपोर्टेशन टैक्सेबल होगी, बस ये बात ध्यान देना। और गुड्स वाले केस में एग्जाम्प्ट क्या है, सिर्फ बाय रोड, रोड एग्जाम्प्ट है, और रोड में भी सारा नहीं, जीटी और कोरियर छोड़ के। और अगर मैं पानी की बात करूंगा तो सिर्फ इनलैंड वाटरवेज जो हैं वही एग्जाम्प्ट होंगे, बाकी सब टैक्सेबल है। और बाकी जब इसके आप डेली बेस पे रिवीजन करोगे तो आपको थोड़ा और याद होगा, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं मेरे समझाने से पहली बार में याद नहीं होगा सर, पहली बार में याद नहीं होगा, क्योंकि जो उन्होंने लिस्ट दी है वो हमें याद करनी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं जो उन्होंने लिस्ट दी है वो हमें याद करनी है। अब मैं बार बार बोलूंगा, कुछ माइंड में सेट हो जाएगा, बट इतनी बार आप रिवीजन करोगे ना उतनी बार आपको याद होगा। ठीक है जी। उसके बाद एक बार फिर एंट्री नंबर 19, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। इट मींस अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स बाय एयर, ठीक है, देखो उसने क्या बोला, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम ए, बाहर से इंडिया में कोई सामान आ रहा है बाय एयर, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, वो ट्रांसपोर्टेशन एग्जम्प्ट है, उस केस में कोई भी जीएसटी की बात नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। और इसमें जो है सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं बाय एयर इंडिया से सामान बाहर जा रहा है। सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम कस्टम ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, वेसल के थ्रू इंडिया से बाहर जा रहा है, वेसल के थ्रू इंडिया से बाहर जा रहा है। बट गवर्नमेंट ने बोला एग्जम्पशन जो है, नथिंग कंटेन इन दिस सीरियल नंबर शेल अप्लाई आफ्टर 30 सितंबर 19, मतलब 30 सितंबर 19 के बाद अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। बच्चा कहता है सर हमारे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन बन गया तो मैं टैक्सेबल करके आना है, एग्जम्प्ट करके आना है। इस डेट को ध्यान रखना है, ये डेट आपको याद करनी है, ये डेट आपको याद करनी है सर। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ये डेट 19 में नहीं है, ये डेट 19 में नहीं है। इट मींस अगर आपने बाहर से कोई सामान इंडिया में मंगाया फिर तो एग्जम्प्ट है ही है, बट अगर मैं इंडिया से सामान बाहर जा रहा है तो 19A और 19B ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स बाय एयर और बाय सी, इन दोनों केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला, नथिंग कंटेन इन दिस सीरियल नंबर शैल अप्लाई आफ्टर, मतलब 30 सितंबर के बाद ये एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगी। इट मींस ये टैक्सेबल हो जाएगी। एग्जम्पशन सिर्फ 30 सितंबर 19 तक एप्लीकेबल थी। और आप सब जानते हो जिनके जुलाई में एग्जाम है, अमेंडमेंट दिसंबर तक की आती है, अमेंडमेंट दिसंबर तक की आती हैं। तो अगर ये जो ये ट्रांसपोर्टेशन की होगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, ये सब टैक्सेबल होंगी। और दिसंबर वाले बच्चे भी सुन लें, उनके लिए भी टैक्सेबल है। ये एग्जम्पशन सिर्फ 30 सितंबर 19 तक थी। और किसकी बात कर रहा हूं, एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं, इंपोर्ट की बात नहीं कर रहा। ठीक है जी। उसके बाद एक और सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और ए वेसल, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस फॉलोइंग गुड्स। इसका मतलब क्या है, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन। अगर इंडिया के एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई गुड्स जा रहा है, कैसे जा रहा है, बाय रेल जा रहा है और बाय वेसल जा रहा है। बच्चा कह रहा है सर ये तो आपने हमें कहा था एग्जम्प्ट नहीं है, क्योंकि आपने यहां पे गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कहा था कि बाय रोड यहां पे कवर है और बाय इनलैंड वाटरवेज। अब ना तो यहां पे रेलवे कवर था और ना यहां पे कवर था वेसल। अब गवर्नमेंट ने बोला वो हम यहां पे कवर करने जा रहे हैं। बट इसमें कमाल की बात क्या है, इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हर गुड्स की एग्जम्प्ट है। इट मींस कोई भी गुड्स अगर बाय रोड जा रहा है, इन दोनों को छोड़कर एग्जम्प्ट है। कोई भी गुड्स इनलैंड वाटरवेज के थ्रू जा रहा है, एग्जम्प्ट है। बट यहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन देंगे ना बाय रेल और वेसल में, वो सभी गुड्स की नहीं देंगे। देखना उन्होंने क्या बोला है, रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर, क्लेमिटीज, एक्सीडेंट और मिसहैप, डिफेंस ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेलवे इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर। इट मींस अगर इनकी ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो एग्जम्प्ट है, अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन टैक्सेबल है। और अगर कोई बच्चा ऑब्जर्व कर पा रहा हो, इसमें नॉर्मली कौन सा कवर है, डिफेंस वाले कवर हैं और एग्रीकल्चर कवर है। इट मींस अगर डिफेंस वाले गुड्स बाय रेल जा रहे हैं, बाय वेसल जा रहे हैं डोमेस्टिक इंडिया से इंडिया में, तो एग्जम्प्ट है। इनको छोड़कर किसी भी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करोगे बाय रेल और वेसल, वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद देखो जी,
सर्विस बाय वे ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, इन्होंने क्या बोला कि अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है जीटीए के थ्रू, सोच समझ के बोलना, अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है जीटीए के थ्रू तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था अभी, टैक्सेबल है। सर इधर देखो ध्यान से, एक बच्चा सामने बैठ के सो गया नालायक, इसको उठाओ, जल्दी उठाओ, उठो नालायक। एक बात ने सोच के बताओ, लास्ट क्लास है, सो क्यों रहे हो? बच्चा कह रहा है सर ये हमें समझ ही नहीं आ रहा कैसे हमें इंटरलिंक करना है, मेरे को तो इसको देख के टेंशन हो रही है, हमें याद कैसी होंगी ये एंट्री, फिर तो हमारे एग्जाम में 5 नंबर चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे यार? एक बात ने सोच के बताओ, मैं 40 एंट्री आपको करवा रहा हूं, उसके बाद भी अगर फिर आप ये बात बोलोगे कि क्या फायदा, तो फिर तो आप खुद भी करते और मेरे करने में फिर फर्क क्या हो गया? मैं फिर भी कोशिश पूरी कर रहा हूं कि इंटरलिंक करवाने की, कि जब आप 40 घर में दोबारा पढ़ोगे ना तो आपको याद आए कि एंट्री एंट्री याद नहीं करनी होती, इंटरलिंकिंग करनी होती है, इंटरलिंकिंग करनी होती है। और अगर इंटरलिंकिंग करके चलोगे तो आसान बनेगी। जैसे देखो आपको मैं दिखाता हूं इंटरलिंकिंग कैसी। उसने क्या बोला, अब प्लीज ध्यान सुना, ये एग्जाम्पशन की एंट्री पढ़ रहे हैं। उसने बोला अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करोगे बाय रोड, एग्जम्प्ट है, इसको भी छोड़ दो। इनलैंड वाटरवे से एग्जम्प्ट है, और बाय रोड कर रहे हो, इन दोनों से कर रहे हो, टैक्सेबल। ये लो समझ में आ गया। रेलवे कहीं कवर नहीं, वेसल कहीं कवर नहीं, इट मीन वो क्या हो गई, टैक्सेबल, क्योंकि जब एग्जाम्पशन लिस्ट में कवर नहीं है टैक्सेबल हो गई। अब माइंड में चल रहा है रेलवे रेलवे रेलवे, वेसल वेसल वेसल, टैक्सेबल है। अगली एंट्री पड़ी, उसने कहा रेलवे वेसल यहां पे कवर है। तुरंत माइंड ने क्या बोला, अच्छा रेलवे वेसल वहां टैक्सेबल थे, अब यहां एग्जम्प्ट हो गए। फिर जब मैंने ये एंट्री पढ़ी, फिर मुझे लगा रेलवे वेसल एग्जम्प्ट तो है, बट हर केस में नहीं, सिर्फ इन गुड्स में। इट मीन इन गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन होगी तो एग्जम्प्ट होंगे, बाकी किसी भी गुड्स की होगी तो टैक्सेबल होंगे। इस तरह से इंटरलिंकिंग होती है। फिर इस एंट्री ने बोला गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करोगे, टैक्सेबल है, क्योंकि उसने बोला बाय रोड, किसी भी मोड से करो, जीटीए से मत करो। इट मीन अगर जीटीए से करोगे तो भैया एग्जाम्पशन में कवर नहीं है। फिर अगली एंट्री ने बोला कि अगर जीटीए के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करोगे हम फिर भी एग्जाम्प्ट कर देंगे, कब, अगर वो इन गुड्स की हो रही है। तो सर ये इंटरलिंकिंग होती है। ये इंटरलिंकिंग तभी समझ में आएगी जब मैं आपको यहां पे बोलूंगा, और एक बार आप जब घर आके रिवीजन करोगे ना, आपका माइंड थोड़ा और काम करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं ना, सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। अगर सो जाओगे तो ये 2 लेक्चर बिल्कुल 0/0 हो जाएंगे फिर मेरे। फिर तो वही बात होती है, मैं बोलता कि एक बार घर से रीड कर लेना, ये एंट्री रीड कर लेना, आप घर में रीड करते फिर तो बात एक ही हो गई। तो मैं अगर 2 लेक्चर लगा रहा हूं, मुझे भी पता है कि 2 लेक्चर लगाने के बाद भी ये 5 नंबर पक्के ऐसे नहीं होंगे। ये रियलिटी है, और ये रियलिटी है। कोई अगर कोई भी, मैं कह रहा हूं इंडिया में कोई भी अगर ये बोल दे कि एग्जामिनेशन लिस्ट आपको मैं 2 सेकंड में कह रहा हूं 10 लेक्चर में भी याद करवा के दिखा दे, मान जाऊंगा। क्योंकि रीजन क्या है सर, ये हर एंट्री याद होगी ही तब जब आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे। बट हाँ, समझ में भी तो आनी चाहिए पहले पढ़ने से पहले। तो उसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि एंट्री आपस में इंटरलिंक करके चलना। क्योंकि उसने मुझे बोला, देखो यहां पे क्या बोला, उसने बोला जीटीए की सर्विस, जीटीए की सर्विस क्या कर देंगे, टैक्सेबल। अब जीटीए की सर्विस पे एग्जाम्प्ट करने जा रहे हैं कब, अगर आप ये वाले गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करोगे। तो देखो इन्होंने क्या बोला जी, वो कहना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जाम्प्ट है, गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन ए कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्ट इन ए सिंगल कैरिज गुड डज नॉट एक्सीड 1500 रुपीज। अगर सिंगल कैरिज के 1500 रुपए तक चार्ज कर रहे हैं तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर टैक्सेबल है। गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर ए सिंगल कंसाइनिंग, अब यहां पे सिंगल कंसाइनिंग गुड्स है, डज नॉट एक्सीड रुपी 700, ये लिमिट है 750 और ये लिमिट है 1500। तो अगर कंसाइनमेंट की बात करूंगा तो 1500 रुपए की है, अगर मैं कंसाइनी की बात करूंगा तो लिमिट कितने रुपए की है, 750 रुपए की। और आप सब जानते हो प्रैक्टिकली आज वैल्यू ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज्यादा होती है। एक तरह से ये वैल्यू रिडंडेंट है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में नॉर्मली किसी काम की नहीं आती, बट हमारे एग्जाम में काम आ सकती है, हमारे एग्जाम में लिमिट्स हो सकती है सर। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है कि भैया अगर मैं कंसाइनमेंट की बात करूंगा, सिंगल कैरेज की बात करूंगा, तो उस केस में 1500 है। और अगर मैं कंसाइनी की बात करूंगा तो लिमिट कितनी आ रही है, 750। और बाकी किसी भी केस में लिमिट नहीं है। कौन कौन से केस है, मिल्क है, सोल्ट है, फूड ग्रेन है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, रीफ मटेरियल है, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट है। अगर ये सब जीटी के थ्रू जा रहा है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, सब एग्जम्प्ट है। तो जीटीए भी एग्जम्पशन के दायरे में कवर हो जाएगा।
जीटीए भी एग्जम्पशन के दायरे में कवर हो जाएगा अगर जीटीए के थ्रू हम जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं वो इन चीजों की कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है जी? तो अब इधर देखो ध्यान से, अब एंट्री हमारी यहां पे आज जो हमने किया है 17, 18, 19, 19A, 19B, 20, 21, यही एंट्री हमने की है। इधर देखो, ये इंडिया की बेसलाइन है, प्लीज ध्यान सुनना। ये सारा का सारा आपका पानी है 12 नॉटिकल माइल। ये बीच में आपकी यहां पे भी ये वाटरवेज हैं जो यहां चलते हैं, ठीक है जी। अब पहले तुम इतना बताओ, सबसे पहली जो हमने एंट्री यहां पे की थी, एंट्री हमने सबसे पहले कौन सी की थी? 17। अभी 17 ने क्या बोला? 17 ने क्या बोला? 17 ने मुझे बोला कि भैया अगर पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत ध्यान सुना, मैं लास्ट टाइम रिवीजन कराने जा रहा हूं सी, और सिर्फ आपके लिए इस डायग्राम के थ्रू, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। एंट्री नंबर 17 ने बात बोली कि पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन हम एग्जम्प्ट करने जा रहे हैं। मतलब जिस ट्रांसपोर्ट में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, हम वो ट्रांसपोर्टेशन एग्जम्प्ट करने जा रहे हैं। अब पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन भी कैसे होती है? बाय रोड, बाय वेसल, मतलब बाय सी रूट, और बाय एयर, हवा, और बाय रेलवे। तो गवर्नमेंट ने बोला जी बाय रोड में तो स्टेज कैरीज एग्जम्प्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कैरीज अगर एसी वाला एग्जम्प्ट नहीं है, नॉन एसी वाला एग्जम्प्ट है, अभी हम पहले पढ़ के आए हैं, और ऑटो रिक्शा एग्जम्प्ट है, ई रिक्शा एग्जम्प्ट है, मीटर कैब एग्जम्प्ट है, और रेलवे में सारी रेलवे एग्जम्प्ट। किसको छोड़ के? फर्स्ट क्लास और एसी कोच को छोड़ के, मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे, इनको छोड़ के, ठीक है। इट मींस मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये रेलवे में सारी रेलवे कवर हो गई, ये आपकी हो जाएंगी टैक्सेबल। और मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे, अब मेट्रो एसी है, उसके बावजूद भी एग्जम्प्ट है, क्योंकि कई बच्चे आर्ग्यूमेंट करते हैं सर एसी को तो यहां पे कवर है, ये रेलवे नॉर्मल बात करें, इंडियन रेलवे जो होती है, और मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे स्पेसिफिक ऑलरेडी कवर कर दिया, इट मींस ये क्या हो जाएंगी? एग्जम्प्ट हो जाएंगी। उसके बाद इनलैंड वाटरवेज, ये जो पानी के बीच में ये चलते हैं यहां पे, ये एग्जम्प्ट हो जाएंगे। और फिर गवर्नमेंट ने बोला वेसल कौन से? इंडिया से इंडिया के बीच जो घूम रहे हैं, और मीटर का भी एग्जम्प्ट हो जाएंगे। अब इसको छोड़ के क्या रह गया? एयर, कहीं एग्जम्प्ट नहीं है, बट वो डेस्टिनेशन और स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया, वो आपके ध्यान रखना। अब ये सारी पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन की बात आ गई। गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन में गवर्नमेंट ने बोला अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करोगे, अगर बाय रोड मतलब बाय लैंड रूट से कर रहे हो तो एग्जम्प्ट है, बस जीटीए ना हो और कोरियर सर्विस ना हो। और इनलैंड वाटरवे से करो तो एग्जम्प्ट है, तो भैया एयर टैक्सेबल, रेलवे टैक्सेबल। फिर अगला पॉइंट आया, अगर इंडिया के बाहर से कोई गुड्स आया, कैसे आया जी? बाय एयर। देखो उसने क्या बोला जी, इंडिया के बाहर से कोई गुड्स आया, यहां पे देखो लिखा होगा बाय एयर, देखो लिखे ना बाय एयर। वेसल की बात नहीं कर रहे, बाय एयर अगर आया तो एग्जम्पशन में आ गया। इंडिया के बाहर से गुड्स गया, कैसे गया? बाय एयर और सी, एग्जम्प्ट है, बट 30 सितंबर के बाद एग्जम्पशन काम नहीं करेगी। फिर गवर्नमेंट ने बोला रेलवे और वेसल के थ्रू अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ये एग्जम्प्ट है, तुमने बोला था ना टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट है कब? अगर इन गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। जीटीए के थ्रू गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, एग्जम्प्ट है, तुमने बोला था ना टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट है कब? अगर वो इस कैटेगरी में कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से बस एग्जम्पशन चल रही है आपकी, तो इस तरह से आपको एग्जम्पशन याद करनी है, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। आओ जी अगली एंट्री पढ़ लेते हैं। फिर अगली एंट्री देखो जी, सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर। अगर हम हायर पे देते हैं, मतलब किराए पे देते हैं, क्या सर? टू ए स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ए मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर व्हीकल, डीटीसी बस जो होती हैं। अब अगर मैंने मतलब डीटीसी वालों को बसेस किराए पर दी हैं जिसमें 12 से ऊपर पैसेंजर बैठ सकते हैं, मतलब पैसेंजर व्हीकल मैंने किराए पर दिया, तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला? वो सर्विस एग्जम्प्ट हो जाएगी। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है जी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन चुका है। अभी मैंने हाफ घंटे के जो हमारे सेशन हो रहे हैं उसके अंदर मैंने करवाया भी था क्वेश्चन,
और आपको मैंने कहा भी था उस टाइम, चेक कर लो, एंट्री नंबर 22, ये एंट्री नंबर 22 आ गई है। तो सर्विस बाय वे ऑफ गिवन ऑन हायर किसको, टू ए स्टेज ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, टू ए स्टेज ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, आप समझ सकते हो, दिल्ली ट्रांसपोर्ट हो गया, डीटीसी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हो गया, हरियाणा ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हो गया। तो अगर हमने उनको किराए पर दी है और वो पैसेंजर व्हीकल 12 से ऊपर की कैपेसिटी का है तो वो एग्जाम्पशन के दायरे में आ जाएगा। फिर हमने दिया टू लोकल अथॉरिटी को, तो एग्जाम्प्ट हो गया। टू ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ए मींस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर हमने गुड्स व्हीकल दिए, इट मींस अगर जीटीए को फॉर एग्जांपल हमने ट्रक किराए पर दिया, जीटीए को हमने छोटा हाथी किराए पर दिया, जीटीए को एक छोटी सी वैन होती है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की, वो हमने किराए पर दी, वो एग्जाम्पशन के दायरे में आ जाएगी। ठीक है नी। उसके बाद मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, अगर हमने स्कूल वालों को बस किराए पर दी, स्कूल वालों को वैन किराए पर दी, जो स्टूडेंट की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, फैकल्टी की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला वो यहां पे कवर हो जाएगा। तो देखो पैसेंजर व्हीकल यहां पे आ रहा है, यहां भी क्या आ रहा है, पैसेंजर व्हीकल आ रहा है, और यहां पे गुड्स व्हीकल आ रहा है। तो इस केस में भी हमने ट्रांसपोर्टेशन दी है पैसेंजर व्हीकल की, मतलब हायरिंग की है, और इस केस में भी हमने हायरिंग दी है। और यहां पे गवर्नमेंट ने बोला गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को अगर आपने कोई व्हीकल किराए पर दिया होगा, मतलब हायर पे दिया होगा, तो उस केस में क्या बोल देंगे, एग्जाम्पशन के दायरे में कवर कर देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन, ये क्लोज नंबर बी जो है, ये वाला क्वेश्चन आपके सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो ऐसे वो एंट्री पिकअप करते हैं, मतलब बीच में से ना कोई भी एंट्री पिकअप कर लेंगे। अब सोच के बोला, अगर मेरे माइंड में क्लिक हो गया हाँ कि सर ने क्लास में कुछ ऐसा बोला था कि हायरिंग की सर्विस थी, जीटीए की सर्विस अगर हम उसको देते हैं, कोई ट्रक किराए पर देते हैं तो एग्जाम्पशन होता है, अब तुरंत आपको याद आ जाएगा। और जो बच्चा इसको देख के ही नहीं गया तो उसको याद क्या आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, सर्विस बाय वे ऑफ गिवन ऑन हायर, ठीक है, व्हीकल की रेंटिंग की सर्विस चल रही है, किसको, अगर हम स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दे रहे हैं, लोकल अथॉरिटी को दे रहे हैं, जीटीए वालों को दे रहे हैं, और मोटर व्हीकल दे रहे हैं हम स्कूल वालों को, नॉर्मली स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ की आगे फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए। तो ये सारा का सारा काम क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद एक और सर्विस बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस, टोल चार्जेस एग्जाम्प्ट है जी। आप सब जानते हो टोल चार्जेस स्टेट का मैटर है, टोल चार्जेस स्टेट का मैटर है, और अगर स्टेट का मैटर है तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, उस केस में हम यहां पे क्या कर देंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे, तो टोल चार्जेस पर कोई भी जीएसटी की बात नहीं होगी। सर्विस बाय वे ऑफ एक्सेस टू ए रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी, आप चेक करो ऑलमोस्ट सेम है। अब यहां पे एन्युटी का मतलब पर एनम, इट मींस अगर मैंने इकट्ठा पैसा पे कर दिया टोल चार्जेस का, अगर मैंने एक साथ इकट्ठा पैसा पे कर दिया, अगर आपको पता हो जो यार ये रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं, अब कई बार क्या होता है पर रूट का अलग अलग कटता है। जैसे मान लो मुझे आज दिल्ली से हरियाणा जाना है, तो बीच में टोल चार्जेस मैं आने जाने का बोलूंगा ना, आने जाने का या सिर्फ जाने जाने का, एक तो होता है वो, और एक जो ये रोडवेज की बसेस वाले होते हैं ना, ये 1 महीने का करवा लेते हैं, या पूरे 1 साल का, या पूरे 6 महीने का। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, उस केस में जो भी यहां पे एक्सेस ऑफ रोड और ब्रिज, उसके लिए आप एन्युटी की पेमेंट कर रहे हो, पूरे साल की पेमेंट कर रहे हो, तो उस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो देखो उन्होंने साफ साफ लिखा है सर, सर्विस बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज, मतलब जो मैं रोड को एक्सेस कर रहा हूं, रोड के ऊपर मैं अपना व्हीकल चला रहा हूं, या ब्रिज के ऊपर अपना व्हीकल चला रहा हूं, तो मेरे को सर्विस दी गई है ना, उसके लिए पेमेंट मैं क्या कर रहा हूं, टोल चार्जेस। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर वो आने जाने के हैं, जाने के आने के या एन्युटी वाले हैं, तो ये दोनों ही हम एग्जाम्शन में कवर कर रहे हैं, बस ये बात ध्यान दें। तो ये एंट्री नंबर 23 और 23A। उसके बाद जी सर्विस बाय वे ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ राइस, राइस की ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग, ये सब की सब क्या है, एग्जाम्शन। ध्यान रखना, शुगर नहीं है, शुगर कवर नहीं है जी, टी कवर नहीं है, ठीक है, कॉफी कवर नहीं है, ओनली राइस। रीजन बिंग आज इंडिया राइस का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो गवर्नमेंट ये बात करना चाहिए, इसकी लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज में कोई भी अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब सॉरी, इनकी सर्विस दी जाएगी लोडिंग अनलोडिंग की, उसके लिए कोई भी कंसीडरेशन अगर होगा तो उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे देखो, सर्विस बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं, हनी हो गया, तेंदू लीव्स हो गया, टिम्बर हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे माइनर फॉरेस्ट, मतलब जो जंगलों के अंदर प्रोड्यूस उगते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट ने क्या बोला, इनकी जो सर्विस होगी, इनकी जो वेयर हाउसिंग करने की सर्विस होगी, ये सारी की सारी किस में आ जाएगी, एग्जाम्पशन में आ जाएगी। तो अगर वेयर हाउसिंग करने के लिए कोई भी अगर पैसा चार्ज किया जाएगा, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूटी, याद आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आपको मैंने कहा था ना जीएसटी में एग्जाम्प्ट है, देखो एंट्री नंबर 25। तो ये सारी बातें आपको मैंने पहले बताई थी, अगर आपको ध्यान रहो, इलेक्ट्रिसिटी
मनी, सिक्योरिटी, तो आपने उस टाइम भी कहा था इलेक्ट्रिसिटी कहां पे कवर है, मैंने कहा था एग्जामिशन में आएगी, एग्जामिशन में आ गई एंट्री नंबर 25। तो इलेक्ट्रिसिटी स्टेट का मैटर है, सेंट्रल का मैटर ही नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बोला इसको यहां से हटाओ, इस केस में कोई भी जीएसटी की बात नहीं होगी। सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर आरबीआई कोई भी सर्विस दे रहा है, चाहे पब्लिक को चाहे दूसरे बैंक को, नॉर्मली आरबीआई कभी पब्लिक को सर्विस नहीं देता, आरबीआई नॉर्मली बैंकों को सर्विस देता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी सर्विस देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी तरह की सर्विस देगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एग्जाम। अब एक बच्चा सामने बैठा है, बच्चा कह रहा है यार कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विस देगा तो एग्जाम्प्ट कर दी है, तो इस पे तो रिवर्स चार्ज है। सर इस पे तो हमने रिवर्स चार्ज किया था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो रिवर्स चार्ज हमने इस पे नहीं किया था, वहां था सर्विस प्रोवाइडेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर बाय वर्ड नहीं था, आपको मैं बार बार कह रहा हूं ये बाय और टू की ही गेम है। वहां लिखा था ओवरसीइंग कमेटी ने अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सर्विस दी है तब रिवर्स चार्ज है, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी को सर्विस दी है तो एग्जामिशन में कवर है। ये छोटी छोटी बातें ही अब मुझे बताएंगे आपने जीएसटी पहले कितना पढ़ा है, क्योंकि जब मैं एग्जामिशन पढ़ता हूं तो मुझे लगता है बच्चों के मन में ना कंफ्यूजन ना आ जाए कि तो पहले हमने टैक्सेबल कर दिया था। सर जो पहले हमने टैक्सेबल किया था वो ध्यान से पढ़ना, वो एग्जामिशन में कवर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो एग्जामिशन में कवर हो गया फिर पहले वाला काम बेकार हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये निकल के वहां ये लिखा था ओवरसीइंग कमेटी अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सर्विस देगी तो उस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विस देगा किसी को भी तो एग्जामिशन के दायरे में कवर होगा, तो वो टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, तो आरबीआई की सारी सर्विस एग्जम्प्ट है। आगे, सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन और एडवांस इन सो फार एज द कंसीडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट अदर देन इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड सर्विस। बैंकों की सर्विस एग्जम्प्ट कर दीजिए। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बैंक को लोन दे रहे हैं, तो उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सर्विस तो एग्जम्प्ट ही है। ये बैंक आगे कस्टमर को लोन दे रहा है, एडवांस दे रहा है, उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, सर्विस एग्जम्प्ट है। आपको मैं याद करवा दूं एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन, आपको याद आएगा कंपोजिट स्कीम में एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन। आप एक बार ऐसा करना, नोट्स ओपन कर लेना, एग्रीगेट टर्नओवर के नोट्स ओपन कर लेना। वहां पे मैंने सर्विस वाले केस में कहा था एग्जम्प्टेड सर्विस सारी लेंगे, इंटरेस्ट वाली सर्विस नहीं लेंगे। जो एंट्री 27 हमारी आगे जाके आएगी, मैं आपको पढ़ाऊंगा, एंट्री 27 अब आ चुकी है। सर जो बातें मैंने आपको बताई थी ना कि इंटरलिंक करेंगे, तो इंटरलिंक एंट्री नंबर देखो 27 हमारी आ चुकी है। तो एंट्री नंबर 27 क्या है कि अगर बैंकों ने आगे डिपॉजिट दिया, लोन दिया, उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज किया, तो वो सर्विस एग्जम्प्ट है। बट जो प्रोसेसिंग फीस होती है ना वो टैक्सेबल है, इसलिए मैंने यहां पे स्पेसिफिकली देखो साइड में लिखा भी है, प्रोसेसिंग फीस जो होती है वो टैक्सेबल है, क्योंकि यहां पे लिखा है कंसीडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। इट मींस प्रोसेसिंग फीस ये टैक्सेबल हो जाएगी, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी। उसके बाद जी, अगर इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड है, अगर क्रेडिट कार्ड दिया उसके बदले इंटरेस्ट आया, तो ध्यान रखना वो जीएसटी के दायरे में, एग्जम्पशन के दायरे में कवर नहीं होगा, वो टैक्सेबल के दायरे में आएगा। तो ये लोन, एडवांस, इसके बदले इंटरेस्ट आ रहा है, एग्जम्प्ट है। क्रेडिट कार्ड की सर्विस दी है, मैंने आपको क्रेडिट कार्ड दिया, उसके लिए आपने मुझे इंटरेस्ट पे किया, तो उस केस में वो इंटरेस्ट जो होगा वो एग्जम्पशन लिस्ट में कवर नहीं है। साफ साफ बोला है अदर देन इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड सर्विस। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन गया जी, क्रेडिट कार्ड सर्विस इसके लिए इंटरेस्ट है तो टैक्सेबल है, एग्जम्पशन लिस्ट में कवर नहीं है, एंट्री नंबर 27 में कवर नहीं है। इंटर से सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमंगस्ट बैंक और ऑथराइज डीलर, बैंक ने ऑथराइज डीलर को बेचा, ऑथराइज डीलर ने बैंक को बेचा, ये जो मनी एक्सचेंज हो रही है एग्जम्पशन लिस्ट में है। बट अगर फॉर एग्जांपल मान लो फॉरेक्स बेचा कस्टमर को, बैंकों ने कस्टमर को बेचा, ऑथराइज डीलर ने कस्टमर को बेचा, दैट इज टैक्सेबल। और याद करो इसकी एंट्री, इसका रूल नंबर 32। अब मुझे नहीं पता आपको ध्यान आएगा नहीं आएगा। रूल नंबर 32 में वैल्यू निकालनी सिखाई थी मैंने आपको, रेफरेंस रेट अवेलेबल है, रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, एक करेंसी आईएनआर है, एक करेंसी आईएनआर नहीं है, तो टैक्सेबल था ना। अब जो बच्चा इस लाइन को गलत इंटरप्रिटेशन पे ले जाए, अपना घर में वो सेल्फ स्टडी कर रहा हो और वो ये बोल दे जब एग्जम्प्ट है, मनी एक्सचेंज एग्जम्प्ट है, तो जो रूल नंबर 32 हमने किया वो किसका है, उसको यही नहीं पता लगेगा कि भैया ये जो एग्जम्पशन है बैंक टू ऑथोराइज डीलर, ऑथोराइज डीलर टू बैंक के बीच में है। अगर आगे कस्टमर को हम मनी एक्सचेंज की बात करते हैं तो टैक्सेबल है, उसी की वैल्यू हमने रूल नंबर 32 के अंदर निकाली थी। ठीक है, तो इस तरह से ना पूरा जीएसटी, मैंने आपको पहले भी कहा था अलग अलग चैप्टर मत समझना सर, ये इंटरलिंक है।
पूरा कंप्लीट जीएसटी इंटरलिंक है, पूरा कंप्लीट जीएसटी इंटरलिंक है। ठीक है नी? तो ये हमारी सर्विस है 23, 23A, 24, 24A, 25, 26, 27। उसके बाद देखो जी, सर्विस बाय एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन टू ए पर्सन गवर्न अंडर द एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, ये सर्विस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने इसलिए दी है कि इसमें भी लेटेस्ट, आपको बताओ इस टाइम लेटेस्ट ये मैटर चल रहा है जी। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो ये इंश्योरेंस जो मिलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, कीमैन इंश्योरेंस हो गया, तो इसके ऊपर लेटेस्ट अभी मार्केट में काफी सारे मुद्दे चल रहे हैं गवर्नमेंट के। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बना तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर सर्विस बाय एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन टू पर्सन गवर्न अंडर एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट, अगर उनको सर्विस दे रही है तो सर्विस एग्जाम छोड़ेंगे। ठीक है नहीं? उसके बाद देखो जी, एंट्री नंबर 37, सर्विस प्रोवाइड बाय कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना। सर्विस बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना। आपको बताओ अटल पेंशन योजना गवर्नमेंट की है, अगर उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन आपको मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एग्जाम, उस पर कोई भी जीएसटी की बात नहीं होगी। सर्विस बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर एनी पेंशन स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आपको याद आ रहा हो इनकम टैक्स में आपने किया होगा न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट की काफी सारी पेंशन स्कीम है, उसके अंदर जो भी कलेक्शन कलेक्ट हो रहा है तो उसमें कोई भी जीएसटी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? एग्जम्प्ट कर रखा है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ अलाइंग a business entity to operate as a telecom service provider or use radio frequency spectrum during the period prior to 1st April 16 on payment of license fee or spectrum user charges as the case may be। बट अब ये विड्रॉ हो चुकी है, अब ये टैक्सेबल है। 1/4/16 से पहले की बात कर रहे हैं सर, तो मेरे ख्याल से तो रिडंडेंट है। मैंने क्यों आपको बताया? इसलिए बताया कि सप्लाई के चैप्टर में इससे रिलेटेड अमेंडमेंट आई थी। तो ना कई बार बच्चा मिस इंटरप्रेट क्या करता है, बच्चा कहता है सर आपने कहा था अल्कोहलिक लीकर जो होती है उसका अगर लाइसेंस मिल रहा है तो गवर्नमेंट ने वो कर दिया, ना तो गुड्स की सप्लाई है ना वो सर्विस की है, एग्जाम्पशन में कर दिया जो अभी सप्लाई के चैप्टर में हम अमेंडमेंट की है। बट मैंने कहा था जो बाकी लाइसेंस होंगे ना, टेलीकॉम के लाइसेंस होंगे, स्पेक्ट्रम होंगे, उन लाइसेंस को गवर्नमेंट ने एग्जाम नहीं किया, वो टैक्सेबल है। अब कई बार बच्चा जब ये एंट्री पढ़ता है तो बच्चा कहता है सर ये लाइसेंस तो एग्जाम किए हुए हैं, तो आपने डेट ध्यान से नहीं पढ़ी, वो 1/4/16 से पहले के थे। तो भैया नाउ मैं लिख देता हूं बड़ा बड़ा, नाउ टैक्सेबल, तो आपके वो दिमाग में वो इंटरप्रिटेशन गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली पढ़ाई है कि कहीं गलती से भी आप ये मत बोल देना कि सर ने क्लास में तो कहा था टैक्सेबल, एग्जाम्पशन में कैसे आ गया? एग्जाम्पशन में 1/4/16 से पहले है, अब ये लाइसेंस टैक्सेबल है। बट अल्कोहलिक लीकर का अगर लाइसेंस आज अलॉट करती है स्टेट गवर्नमेंट तो ना तो वो गुड्स की सप्लाई बना ना वो सर्विस की, वो एग्जाम्प्ट है, बस ये बात ध्यान दो। और बाकी जो और लाइसेंस है, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन का है, चाहे वो आपका माइनिंग के लाइसेंस होते हैं और कई सारे लाइसेंस होते हैं, वो सब टैक्सेबिलिटी के दायरे में आते हैं। लो जी, ये वाला पॉइंट देखो जी अब थोड़ा ध्यान से। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो सर्विस दे रहे हैं एग्जम्पटरी, किसको सर्विस दे रहे हैं? टू एनी पर्सन अदर देन ए बिजनेस एंटिटी। मतलब अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहे हैं तो टैक्सेबल है। बच्चा कह रहा है एग्जम्प्ट है ना, टैक्सेबल है सर। वो कह रहा है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी को भी सर्विस दे रहे हैं अदर देन बिजनेस एंटिटी। अदर देन बिजनेस एंटिटी मींस अगर बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं तो फिर टैक्सेबल हो गया ना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पशन लिस्ट, और एग्जाम्पशन लिस्ट में बिजनेस एंटिटी को बाहर निकाल दिया, तो बिजनेस एंटिटी अगर बाहर निकाल दी तो क्या हो गई? टैक्सेबल। तो इट मींस नॉन बिजनेस एंटिटी को अगर सर्विस दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल डाइवोर्स का केस है, अगर घर में हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो रहा है, उसको सर्विस दी जा रही है और वो नॉन बिजनेस एंटिटी है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? एग्जम्प्ट है, कोई टैक्सेबिलिटी की बात नहीं है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस दे रहा है ए बिजनेस एंटिटी को, बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल थी, यहां पे कवर हो गई। ए बिजनेस एंटिटी विद ए टर्नओवर अप टू ₹20 लाख, ठीक है जी, इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी जा रही है और टर्नओवर 20 लाख तक है तो भी एग्जम्प्ट है, पर अगर टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है फिर सर्विस दी जा रही है तो टैक्सेबल। और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आपको मैंने पहले भी कहा था, नॉर्मली सर्विस कौन सी देते हैं? प्राइवेट सर्विस, झगड़े सुलझाने के,
जैसे मैंने एग्जांपल का लिखा, चेक बाउंस हो गया। अब अगर चेक बाउंस हो गया, उसका डिस्प्यूट आ रहा है, उस डिस्प्यूट को रिजोल्व कौन करवाएगा? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो अगर मान लो रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, इनको सर्विस दी जा रही है, इनकी टर्नओवर ऑब्वियस सी बात है भैया यहां पे 20 लाख से ऊपर ही होगी। तो अगर 20 लाख से ऊपर है तो वो सर्विस टैक्सेबिलिटी के दायरे में आएगी। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एंटिटी, चाहे इनकी टर्नओवर कितनी ही हो, हर केस में क्या है? एग्जम्प्ट है। तो टर्नओवर सिर्फ एक केस में देखनी है, बिजनेस एंटिटी वाले केस में। नॉन बिजनेस एंटिटी सारा एग्जम्प्ट, गवर्नमेंट वाले केस सारे एग्जम्प्ट। बिजनेस एंटिटी में इनकी सर्विस कब एग्जम्प्ट होगी? अगर इनकी टर्नओवर जो होगी वो 20 लाख तक होगी, बस ये पर ध्यान देना। तो अगर इनकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबिलिटी के दायरे में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ जी। ए पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट और एन इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट अदर देन ए सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विस। अब जैसे ही मैं ये क्लोज आपको पढ़ाता हूं ना, तो ये पूरी क्लास सामने बैठी है और ऐसे आज मेरे को देख रही है जैसे कोई राम कथा चल रही हो। बच्चा कह रहा है हमें तो वही लग रहा है राम कथा ही चल रही है ये तो। एक बच्चा तो भाई साहब झपकी ले लेके ना उसका बस नहीं चल रहा, एक उसको बेडशीट मिल जाए और एक तकिया मिल जाए, वो ऑलमोस्ट ये लगा लो चंद्रयान 2 क्यों फेल हुआ था वो बता देगा आज। ऑलमोस्ट ऊपर बस चंद्रयान 3 के पास पहुंचने वाला है, 2 के पास। क्या हुआ, नींद क्यों आ रही है? और ये बाकी सारे बच्चे बैठे थे, कोई आदित्य, ये सामने आदित्य एक बच्चा बैठा है, और ये नागार्जुन। क्या हुआ नागार्जुन आपको? क्या हुआ, उदास क्यों? मम्मी ने गुस्सा हुआ है घर में? और ये बच्चा है संजना है, सोनल है, अंश अंश तो हंसता ही जा रहा है। ओ माय गॉड, बच्चा कह रहा है आज हमारी लास्ट क्लास है, आज हम नहीं समझेंगे कुछ। आप बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो, आज तो बस हमें ये देखना है कि 2 घंटे एक इंसान आएगा और बोल 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 के चला जाएगा। सर आज नहीं, आज तो हमें खुशी का ठिकाना ही नहीं है सर। हमने सारे दोस्तों को बोल दिया हेलो बेबी आज मेरा बैच खत्म हो रहा है, तेरे को पता है मन में ना मेरे को खुशी हो रही है बहुत, क्योंकि अब मैं लूडो भी खेल सकती हूँ, खेल सकता हूँ, या मैं पबजी भी खेल सकती हूँ, खेल सकता हूँ, और थैंक गॉड अब मुझे दोबारा से टेक्स्ट की डेली क्लास नहीं देखनी पड़ेगी। ऐसा कह रही हो नालायकों? मतलब इतना इतना परेशान कर दिया था मैंने आपको, है मतलब आज की क्लास ही रह गई इतना परेशान तो नहीं मैंने किया होगा यार, मैंने इतना बोर भी नहीं किया होगा। मेरी क्लास बोरिंग थी कोई? मैंने कोशिश तो पूरी की है बोरिंग ना बने, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं बोरिंग क्लास में अपनी ड्राइंग स्किल इंप्रूव करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ मेरी क्लास में किसी ने ड्राइंग स्किल इंप्रूव ना की हो। ठीक है जी, और बाकी जितने बच्चे बैठे हैं अब जिनका नाम मैंने, मेरे ख्याल से काफी सारे बच्चों का मैंने नाम ले ही लिया था, अब जिन बच्चों का भी नाम रह गया होगा उन सबका मैं दिल से नाम ले रहा हूं, बुरा मत मानना मेरी बात का। ठीक है, मुझे नाम याद नहीं रहते आपको पता है, बट जिन बच्चों का बाई चांस मैंने नाम लेना भूल गया, उन बच्चों का दिल से मैंने नाम ले लिया है। आप टेंशन मत लो, आपका नाम मेरे मोबाइल में भी है और दिल के अंदर भी है। और बस सर सीधे होके बैठ जाओ, क्योंकि मैं आप बताने जा रहा हूं, आप कंफ्यूज हो रहे हो, ध्यान रखना। अब जब मैं ये एंट्री करवाता हूं ना, जब मैं एंट्री करवाता हूं, इस एंट्री को पढ़ने के बाद ना बच्चे के मन में ये चीज आती है, जैसे ही मैंने बोला ए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट और एन इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट अदर देन ए सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विस, तुरंत बच्चा कहता है यार ये एडवोकेट की सर्विस तो एग्जम्प्ट है, और अगर एडवोकेट की सर्विस एग्जम्प्ट है तो जो सर ने फिर रिवर्स चार्ज में एडवोकेट की सर्विस कराई थी वो क्या है? याद आ रहा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस वहां पे भी की थी आपने, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस वहां पे भी आपने की थी। और मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आएगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज है। अब बिजनेस एंटिटी अगर टर्नओवर 20 लाख तक है तो एग्जम्पशन में है, तो आप खुद समझदार हो आरसीएम कब लगेगा? अगर टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होगी। तो बच्चे कहते हैं एग्जम्पशन के बिना आरसीएम समझ में नहीं आ सकता, तो मुझे ऐसा लगता है आरसीएम के बिना एग्जम्पशन समझ में कैसे आएगा? एग्जम्पशन पहले करा दूं और फिर आरसीएम कराऊं, मुझे कई बार लॉजिक समझ में नहीं आता। बट मुझे ऐसा लगता है कि सर पहले आपने आरसीएम कर लिया ना, अब आपको याद आएगा कि आपके तुरंत मन में डाउट आया कि तो आरसीएम में कवर है, फिर एग्जम्पशन ने बोला कि 20 लाख एग्जम्प्ट है, फिर दिल ने बोला अच्छा 20 लाख से ऊपर वाला आरसीएम में कवर है। और ऐसे अगला केस है एडवोकेट की सर्विस, एडवोकेट की सर्विस आरसीएम में कवर है ना, एडवोकेट की सर्विस आरसीएम में कवर है। अब चेक करना एडवोकेट की सर्विस आरसीएम में कवर तो है, बट हर केस में कवर नहीं है। किस केस में अब आपको दिखाएंगे, देखो जी।
ए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट, अगर सर्विस दी जा रही है लीगल सर्विस किसको, एन एडवोकेट और पार्टनरशिप फॉर्म एडवोकेट प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस, मतलब एक एडवोकेट की फर्म को ये सर्विस दे रही है तो ये सर्विस एग्जम्प्ट है। एक एडवोकेट की फर्म को सर्विस दे रही है, एग्जम्प्ट है। एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, मतलब नॉन बिजनेस एंटिटी को, इट मींस हाउस होल्ड जो पर्सन होते हैं उनको सर्विस दी जा रही है तो भी एग्जम्प्ट है। ए बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख और 10 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी। इट मींस अगर एडवोकेट ने लीगल सर्विस दी है बिजनेस एंटिटी को जिसकी टर्नओवर 20 लाख है, एग्जम्प्ट है। आपने बोल देना अब अगर टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो टैक्सेबल है, तो यहां पे अब लग जाएगा आरसीएम और यहां पे भी लग जाता है आरसीएम। इस तरह से आरसीएम कॉन्सेप्ट आता है। तो इस तरह से इंटरलिंकिंग चलती है आरसीएम की। तो जब आप अब आज के बाद अगर आप आरसीएम पढ़ोगे ना, आपका दिमाग तुरंत फटाफट दौड़ेगा, अच्छा 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 कि एग्जामिशन में कवर है, उसके ऊपर वाला मेरा आरसीएम में कवर हो जाएगा। जबकि आरसीएम के लॉ में कहीं नहीं लिखा, तो बच्चा कहता है फिर अगर आरसीएम के लॉ में नहीं लिखा तो फिर हम कैसे कह रहे हैं कि वो 20 लाख के बाद। आप मुझे एक बात बताओ, गेट नंबर 5 एग्जामिशन का जब यहां पे इसको एग्जाम्प्ट कर रहा है तो स्पेसिफिक लॉ ऑलवेज ओवरऑल जनरल लॉ ना। एग्जामिशन ने जब बोल दिया कि एग्जाम्प्ट है, और जब एक चीज एग्जाम्प्ट ही हो गई उस पर जीएसटी देना ही नहीं है, तो जहां जीएसटी देना है आरसीएम उसी की तो बात करेगा। तो आरसीएम बात ही उसकी करेगा जहां पर आपकी टैक्सेबिलिटी आएगी, बस ये पर ध्यान देना। मेरी बात समझ में आ रही है जी। उसके बाद एक बारी अगर लीगल सर्विस दे रहे हैं वही गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, तो इस केस में कितनी भी टर्नओवर हो इन केस में एग्जम्प्ट है। तो सिर्फ टैक्सेबिलिटी एक केस में आ रही है, बिजनेस एंटिटी वाले केस में अगर टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो। और आप सब जानते हो आरसीएम भी इस केस में ही लगता है। चेक कर लेना आरसीएम के जाके वो टेबल चेक कर लेना, उसमें बिजनेस एंटिटी वर्ड लिखा होगा, तो आप खुद समझदार हो वहां पर क्या आएगा, 20 लाख से ऊपर टर्नओवर। इट मींस अगर बिजनेस एंटिटी की टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होगी तो वो आरसीएम के दायरे में आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आगे देखो जी, ए सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विस। अब अगर सीनियर एडवोकेट सर्विस दे रहा है वही नॉन बिजनेस को तो भी एग्जम्प्ट है, बिजनेस एंटिटी 20 लाख तक तो भी एग्जम्प्ट है, गवर्नमेंट को तो भी एग्जम्प्ट है। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, आरसीएम कब लगेगा, बिजनेस एंटिटी को सर्विस दोगे और टर्नओवर अगर 20 लाख से ऊपर है तो आरसीएम है। तो भैया आरसीएम 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 इन तीनों केस में आरसीएम लगेगा, और सिर्फ बिजनेस एंटिटी वाले केस में लगेगा, और वो तब लगेगा अगर उसकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होगी। तो ये एंट्री मेरे ख्याल से ना कल मैंने आपको ना हाईलाइट करवाई नहीं थी, रीजन बिंग क्योंकि मुझे इतनी इंपॉर्टेंट लगती नहीं है। बट फिर मुझे ध्यान आया इससे पहले वाली क्लास में, मैंने कहा भाई आरसीएम में मैंने करवाया था, और कहीं बच्चा मुझे व्हाट्सएप ना कर दे कि सर आपने कहा था आरसीएम और यहाँ पे तो एग्जम्प्ट है, तो हमें कंफ्यूजन हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा चलो मैं करवा ही देता हूं ताकि बाद में मैसेज आपका आए, उससे पहले मैं अभी क्लियर कर दूं कि भैया सिंपल सा ध्यान रखना, आरसीएम एप्लीकेबल तब होगा जब एग्जामिशन से बचोगे। अगर एग्जामिशन में ही कवर हो जाओगे तो उस पॉइंट के लिए आरसीएम कभी एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। और ये बिल्कुल लॉजिकल माइंड है, क्योंकि भैया जब जो चीज एग्जामिशन में आ चुकी है तो वो चीज पे हमें जीएसटी देना ही नहीं है, और अगर जीएसटी ही नहीं देना तो जीएसटी देने वाला होगा कौन, ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो जहां पे जीएसटी की लाइबिलिटी होगी कि भैया इतने अमाउंट पे जीएसटी देना है, तो फिर कौन देगा, ये क्वेश्चन तब आएगा। ठीक है जी। तो नॉन बिजनेस एंटिटी एग्जम्प्ट है, बिजनेस एंटिटी 20 लाख एग्जम्प्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एग्जम्प्ट है। तो बिजनेस एंटिटी बस टैक्सेबल है 20 लाख से ऊपर, और वो चीज किस में कवर हो जाएगी, आरसीएम में। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी आगे, सर्विस बाय वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल और बर्ड। आपके बताओ एनिमल और बर्ड के जो हॉस्पिटल होते हैं, जो क्लिनिक होते हैं, आज डॉग्स के अलग से क्लिनिक होते हैं, अगर आपको पता हो डॉग्स के अलग से क्लिनिक होते हैं, काऊ के अलग से क्लिनिक होते हैं, तो आज अलग अलग हर बर्ड के हर एनिमल के क्लिनिक अलग अलग होते हैं। तो अगर वो सर्विस दी जा रही है उस क्लिनिक के अंदर तो वो सारी सर्विस क्या है, एग्जम्प्ट। उस सर्विस पर कोई भी आपकी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, ये सर्विस एग्जम्प्ट है। एंट्री नंबर 46। उसके बाद देखो जी, सर्विस बाय वे ऑफ फुमिगेशन इन ए वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, फ्यूमिगेशन का मतलब होता है पेस्ट कंट्रोल जो हम करते हैं ना, पेस्ट कंट्रोल जो हम करते हैं, तो उसकी सर्विस की बात कर रहे हैं। तो सर्विस बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन ए वेयर हाउस, अगर वेयर हाउस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के वेयर हाउस में अगर हम फ्यूमिगेशन करते हैं मतलब पेस्ट कंट्रोल करते हैं, तो वो एक प्रोसेस होता है, उसकी सर्विस गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, एग्जम्प्ट है। और रीजन बिंग आप चेक कर लो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी सर्विस होगी ना आपकी ऑलमोस्ट एग्जम्पशन के दायरे में है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है, चाहे उनकी वेयरहाउसिंग की सर्विस है। एग्रीकल्चर प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड कोई भी सर्विस होगी वो सारी सर्विस हम किस में डाल देंगे, एग्जम्पशन के दायरे में डाल देंगे।
ठीक है, तो ये सर्विस गवर्नमेंट ने क्या कर दी, एग्जम्प्ट कर दी। उसके बाद जी, सर्विस बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक अदर देन हॉर्स। इसका मतलब क्या होता है सर, हॉर्स को मतलब यहां अदर देन है ना, हॉर्स यहां पे कवर नहीं है। जैसे नेशनल सेंटर ऑफ कोल्ड चेन सेंटर है, ठीक है, नेशनल सेंटर ऑफ कोल्ड चेन सेंटर है। अब ये सर्विस बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक, ये आपको पता ही होगा, इसको आप सर्च भी कर सकते हो, मैं अब यहां पे नहीं ओपनली नहीं बता रहा, ठीक है, नहीं बहुत सारे बच्चों को पता होगा, इसको सर्च कर लेना, इसका कोई एग्जांपल मैं नहीं दे रहा, ठीक है, अगर आप सर्च करोगे समझ में आपको आ जाएगी इसके अंदर। बस ये ध्यान रखना कि ये सर्विस एग्जम्प्ट है। बच्चा कह रहा है मतलब कि आपको आती नहीं क्या, ये आती है नालायक, मैं नहीं बता सकता, इसको अभी जाके सर्च कर लो, ये होता क्या आपको पता लग जाएगा इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, नहीं ये आपको पता लग जाएगा क्या होता है। कई बच्चे नालायक हंस रहे हैं, कह रहे हैं हमें पता क्या होता है, तो पता है ना, तो बस ध्यान रखना ये सर्विस एग्जम्प्ट है, पता है ना आपको, ये सर्विस ध्यान रखना एग्जम्प्ट है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन यहां से बन चुका है, ठीक है। बच्चा अच्छा, अब मेरे को इतनी गारंटी है बच्चा इसकी रिसर्च में ना बहुत घुसेगा, इतनी इसकी रिसर्च करेगा, इतनी रिसर्च करेगा जितनी आज तक ना उसने किसी और एंट्री की नहीं की होगी, इसकी रिसर्च वो जरूर करेगा, ये मुझे पता है, ठीक है। तो एक बार देख लेना, ये सर्विस आपके एग्जाम है। अब देखो आगे नहीं, सर्विस बाय ए फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इन इंडिया। जो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं, एम्बेसी होती हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, एम्बेसी होती है उनकी सर्विस एग्जाम्प्टेड। सर्विस बाय वो अगर सर्विस टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन है, अगर हम उनको सर्विस दे रहे हैं तो एग्जाम्प्ट नहीं है, अगर फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन हमें सर्विस दे रहा है तो एग्जाम्प्ट है, ये बात ध्यान देना। तो सर्विस बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, अगर वो इंडिया में लोकेटेड होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, एग्जाम्प्ट, आप सब जानते हो, आपको लाइसेंस आपको मिला होगा, ड्राइविंग लाइसेंस मिला होगा, वीजा मिला होगा, पासपोर्ट मिला होगा, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट मिला होगा, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये सर्विस जब भी दी थी गवर्नमेंट तो इसके लिए आप चेक करना फीस चार्ज करती है, तो आप चेक कर लो उस फीस पर कहीं भी जीएसटी नहीं लगता, रीजन बिंग वो जीएसटी एग्जाम्प्ट है। अब ना कई बच्चों को मुझे ऐसा लग रहा है, अब आपको ना थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि जहां जहां पर आपने कभी जीएसटी नहीं लगा हुआ देखा और आपको लग रहा है कि हमने क्लासेस में नहीं पढ़ा, आप समझ सकते हो वो एंट्री एग्जामिशन में कवर हो जाती है। सर एग्जामिशन लिस्ट कोई छोटी मोटी समझ रहे हो क्या आप, एग्जामिशन लिस्ट को आप छोटी मोटी समझ रहे हो, इतनी लंबी चौड़ी एग्जामिनेशन लिस्ट है। तो नॉर्मली बच्चा ना मुझे कई बार मैसेज करता था कि सर यहां पे तो जीएसटी लगना चाहिए, आपने तो कहा है कि जीएसटी लगेगा, फिर उसको मैं मैसेज करता था एग्जामिनेशन में कवर है, तो बच्चा ना कंफ्यूज था एग्जामिनेशन में कैसे कवर है। तो आप चेक कर लो, जो जो आपकी सर्विस मैं करवा रहा हूं इन सर्विस पर आज के बाद अगर जीएसटी नहीं दिखेगा तो घबराना मत, क्योंकि एग्जामिनेशन लिस्ट में कवर है। तुम्हारे पासपोर्ट की सर्विस है, ड्राइविंग लाइसेंस की सर्विस है, बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट, इनकी फीस चार्ज करती है गवर्नमेंट देने के लिए, तो उस पर जीएसटी एग्जाम्प्ट है, ये बात ध्यान देना। उसके बाद देखो जी, एंट्री नंबर 68, सर्विस प्रोवाइडेड टू ए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी मींस बीसीसीआई, आपको पता है बीसीसीआई हो गया, ठीक है। ये सर्विस, ये कौन है, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है। अगर इनको सर्विस दी जा रही है, कैसे हम सर्विस दे रहे हैं, एन इंडिविजुअल, कौन सर्विस दे रहे हैं, एन इंडिविजुअल एज प्लेयर, विराट कोहली ने बीसीसीआई को सर्विस दी, एग्जाम्प्ट। रेफरी, मैच रेफरी होते हैं उनकी सर्विस एग्जाम्प्ट, अंपायर सर्विस एग्जाम्प्ट, कोच की सर्विस एग्जाम्प्ट, टीम मैनेजर की सर्विस एग्जाम्प्ट। ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था 3-4 दिन पहले मेरे ख्याल से, जो बच्चे डेली सेशन अटेंड कर रहे होंगे, उसमें सिलेक्टर लिखा था। सर आपके एग्जाम ने देखो कितना क्लेवर माइंड किया, उसने सिलेक्टर लिख दिया, रटने वाला बच्चा क्या रट के गया, अगर बीसीसीआई को सर्विस योगी एग्जाम्प्ट है, वो ये पढ़ के नहीं गया कि सर्विस कौन देगा। तो इस तरह से ना वो छोटे छोटे पॉइंट उठा लेगा, आपके एग्जाम में क्या पूछ लेगा, सिलेक्टर ने सर्विस दी, जो कमेंटेटर्स होते हैं, जो कमेंट्री करते हैं, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू हो गया, हरभजन सिंह हो गया और सचिन तेंदुलकर सर हो गए, ये सारे कमेंट्री भी तो करते हैं, तो एक कमेंटेटर की सर्विस जो होती है ये टैक्सेबल होती है। सर ये आप चेक कर लो, कहीं पर भी यहां कवर नहीं है, ना तो वो प्लेयर है, ना वो रेफरी है, ना वो अंपायर है, ना वो कोच है, ना वो टीम के मैनेजर है। अगर मैंने अपॉइंट किया सिलेक्टर की टीम सिलेक्ट करनी है, सिलेक्टर की सर्विस टैक्सेबल, कमेंटेटर की सर्विस टैक्सेबल, ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि एग्जामिनेशन कहां है और कहां नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जब बनते हैं ना तो नॉर्मली हमें कई बार ध्यान नहीं रहता, और कई बार क्वेश्चन कैसा बनता है, वो क्वेश्चन ऐसा देंगे कि इनमें से कौन कौन से काम सप्लाई में कवर नहीं है और कौन कौन से एग्जामिनेशन में कवर है।
क्वेश्चन आ गया 8 नंबर का, जिसमें 3-4 पॉइंट सप्लाई वाले हैं और 3-4 पॉइंट एग्जाम्शन वाले हैं। और इसको एग्जाम्शन लिस्ट ही नहीं पता होगी तो 4 नंबर तो गए ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं डेली रूटीन बना लो सर। ऐसी ऐसी चीजें जो होती है ना, देखो कई बच्चे मेरी बात मानते हैं, कई बच्चे नहीं मानते। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ये चीजें डेली पड़ी जाती हैं। जिस चीज का हमें पता है, जिस चीज का हमें पता है, और मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप इसको खुद नहीं पढ़ोगे ना, इस पर खुद टाइम लगाओगे, आप जितनी मर्जी बार क्लास देख लेना, आपको याद नहीं हो पाएंगी। आपको याद नहीं हो पाएंगे सर, बिलीव में आपको याद नहीं हो पाएंगे। आपको लगेगा याद होगे, एक हफ्ते के बाद आप फिर भूल जाओगे। रीजन में क्योंकि आपने खुद एफर्ट्स नहीं लगाए। तो इन एंट्रीज को डेली आधा घंटा मुझे पता है लगाना है। डेली मैं 5 एंट्री पढ़ूंगा, डेली मैं 6 एंट्री पढ़ूंगा। और आप देख लेना जब जुलाई में एग्जाम होंगे उससे पहले ये 40 के 40 एग्जामिनेशन लिस्ट आपको याद हो जाएंगे, इवन 40 से भी ज्यादा ही है। तो ये सारी लिस्ट आपको याद होगी और जब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और उसके लिए अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। अभी से कोई बच्चा अगर ये सोच ले कि मैंने सर की 2 क्लास देखी है तो थोड़ी थोड़ी समझ में आई है, थोड़ी थोड़ी नहीं आई है, कैसे मैं करूंगा, तो बिल्कुल भी नहीं होंगी सर। देखो इन चैप्टर को वैल्यूएशन, आईटीसी, टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई के चैप्टर, ठीक है, पेमेंट ऑफ जीएसटी, इनसे लिंक मत करो। वो सारे प्रोविजन बेस वाले हैं, वो सारे कैलकुलेशन बेस वाले हैं, वो सारे लॉजिकल बेस हैं। ये सारे जो है ना, ये रिटेंशन बेस आपको रिटेन करने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा था ना, फॉर्म नंबर हो गया, टाइम लिमिट हो गया, तो ये सारी की सारी बातें रिटेन अगर होंगी तो एग्जाम में लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। और वही अगर मान लो जिसको यही नहीं पता प्लेयर, रेफरी, अंपायर, इसमें से कौन सा नहीं है, उसने पूछा सेलेक्टर, कमेंटेटर, अगर हमें याद ही नहीं आ रहा, गया ना 1 नंबर। अब क्या इसमें कोई लॉजिक है सर? क्या इसमें कोई लॉजिक है? नाम अगर याद ही नहीं आ रहा तो उस बेस पे हम क्या उसका आंसर दे के आएंगे? तो मेनली याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्टर जो है और कमेंटेटर जो है वो इसमें कहीं भी कवर नहीं है। तो देखो जी, अगर ये सर्विस दे रहे हैं फॉर पार्टिसिपेशन इन ए सपोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, तो उसके इसमें एग्जाम्प्ट है। और अगर बीसी एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी इवेंट अनदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे रहा है तो उसके इसमें वो भी एग्जाम्प्ट है। बट एक बात ध्यान ना, आईपीएल सर, आईपीएल यहाँ पे कवर नहीं है जी। और अगर विराट कोहली को आईपीएल के पैसे मिलते हैं वो टैक्सेबल है, जीएसटी लगता है। बच्चा कह रहा है आईपीएल रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी में कवर नहीं है, एज पर जीएसटी लो कवर नहीं है। आईपीएल एज पर जीएसटी लो कवर नहीं है, विराट कोहली को मिलने वाला पैसा वहां पे टैक्सेबल है, ये बात ध्यान देना। बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई जो है वो यहां पे कवर है। और मेरे ख्याल से मतलब हर एक ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका की, ये सबके अलग अलग बॉडी है ना। तो अगर बीसीसीआई ने जो इंडिया की है उसने दूसरी को सर्विस दी, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दी, वो भी एग्जाम्प्ट है। देखो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी इनको सर्विस दे रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद जी, एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्टर स्किल काउंसिल अप्रूव बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट, एन असेसमेंट एजेंसी अप्रूव बाय सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ नेशनल। इसका मतलब पता है क्या? जो आपके कंप्यूटर कोर्स होते हैं, आपके जो ये रिटर्न फाइलिंग वाले कोर्स आते हैं जिसमें आपकी स्किल इंप्रूव की जाती है, ट्रेनिंग आपको दी जाती है। यार गवर्नमेंट के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, आपको पता है, सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सारे इन्होंने कोर्सेज जो है वो यहाँ पे एग्जाम्प्ट किए हुए हैं। ये सारे कोर्सेज इन्होंने वो एग्जाम्प्ट किए हुए हैं कि स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। चाहे वो आपके अब नेशनल स्किल के, चाहे वो इनकी तरफ से कोर्स आ रहे हैं, चाहे वोकेशनल मींस क्या हो गया, वोकेशनल स्किल मींस क्या हो गया। वोकेशनल स्किल मींस क्या है? आपके वो कंप्यूटर साइंस हो गया, ठीक है। आपके आपके जो ये होते हैं, क्या नाम है, आईआईटी होता है, क्या होता है, पोल टेक्निक जो कोर्स होते हैं, पता नहीं आपने में से नाम सुना नहीं सुना, पोल टेक्निक जो कोर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद कई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग देते हैं, तो वो सारे कोर्सेज जो हैं, जो ये लगा लो सर्टिफिकेट कोर्सेज जो होते हैं ना, सर्टिफिकेट कोर्सेज जो होते हैं वो आपके यहाँ पे कवर है। वो सारे के सारे एग्जाम्प्ट है यहाँ पे, ठीक है। नहीं, उसके बाद सर्विस प्रोवाइडेड बाय कोड ब्लड बैंक बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स और एनी अदर सर्विस इन रिलेशन टू सच प्रिजर्वेशन। और आपको बताओ, जो कोड ब्लड बैंक होते हैं, ब्लड बैंक जो होते हैं ना, जैसे वो आपके सेल होते हैं ब्लड के अंदर, वो प्रिजर्व करते हैं वो कईयों की, जैसे आपको पता हो जो अभी कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है उसमें वो कहना चाह रहे हैं ना कि जो लोग ठीक हो गए हैं उनके ब्लड से जो एंटी जो वायरस जो सेल निकल रहे हैं, उस सेल से दूसरों का इलाज किया जा रहा है। केजरीवाल साहब जी बता रहे हैं। अगर आप में से केजरीवाल साहब का आपने वो स्पीच सुनी हो तो मैं उसका नाम, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम भूल गया मैं, कि वो मतलब जो लोग सही हो चुके हैं, जो लोग सही हो चुके हैं उनके जो ब्लड हैं उनसे कुछ सेल्स निकल रहे हैं। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, क्रिश 3 थी,
या क्रिश 4 थे, इसमें विवेक ओब्रॉय के सेल, मतलब ब्लड से वो सेल निकालते थे और उसको यूज करते थे लोगों को बीमार करने के लिए, लोगों को शैतान बनाने के लिए। मुझे नहीं पता आप में से किसी ने मूवी देखी नहीं देखी, ऐसे ना एंटी सेल बन जाते हैं। मतलब एक बार अगर उसको प्रॉब्लम हो गई, बाद में वो सही हो गया, तो उसके बॉडी में ना एंटी सेल बन जाते हैं। तो ऐसे उसको ना प्रिजर्व करते हैं कि आगे फ्यूचर में वो कभी काम आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय कोड ब्लड बैंक बाय प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल। तो सेल्स आज आपकी बॉडी में होते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, तो उसकी सर्विस गवर्नमेंट ने क्या बोल दी है, एग्जाम्पशन में कवर कर दी है। सर्विस बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस एग्जाम्प्ट है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स, ये एग्जाम्प्ट कर दी। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए पेशेंट, याद आ रहा है मरने के बाद की ट्रांसपोर्टेशन, मरने के बाद की ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूनरल बुरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, आपको मैंने पहले भी कहा था कहां पर कवर है, सप्लाई से बाहर है। और पेशेंट की ट्रांसपोर्टेशन मैंने उस टाइम भी कहा था हम एग्जाम्पशन में कवर करेंगे, देखो एग्जाम्पशन में आ गई। इन एम्बुलेंस अदर देन दो स्पेसिफाइड इन एबव, इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो इसमें है, जो इसमें अंदर कवर है वो तो ऑटोमेटिकली हेल्थ केयर सर्विस में कवर हो गई ना। अब जो इसमें कवर नहीं है, इसमें कवर नहीं जो है उसके में, उसमें जो सिर्फ कवर है वो सिर्फ क्या कवर है, पेशेंट की ट्रांसपोर्टेशन। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि भैया जो लोग ऊपर कवर हैं उसमें तो हेल्थ केयर की सारी सर्विस हमने क्या कर दी है, एग्जम्प्ट कर दी। और जो उसमें कवर नहीं हो रहा, बाकी अगर हेल्थ केयर सर्विस में मैं कवर नहीं हूं, तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए पेशेंट इन एम्बुलेंस, पेशेंट के ट्रांसपोर्टेशन करोगे अगर एम्बुलेंस में, वो एग्जम्प्ट है, बात ध्यान दो। तो मरे हुए के ट्रांसपोर्टेशन वो भी एग्जम्प्ट है, पेशेंट के ट्रांसपोर्टेशन वो भी एग्जम्प्ट है, वहां पे जीएसटी लेवीड ही नहीं होगा, और यहां पे जीएसटी लेवी होगा बट कलेक्शन नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद जी सर्विस बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंस सच एज प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी, बाथरूम हो गया, वॉशरूम हो गया, ठीक है जी, लेबोरेटरीज हो गया, यूरिनल हो गया, टॉयलेट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आज 2 रुपए में 1 रुपए जो क्या पैसे चार्जेस करते हैं वॉशरूम के, जो आज मेट्रो के अंदर वॉशरूम बने हुए हैं, जो आज जगह जगह वॉशरूम बने हुए हैं, टॉयलेट बने हुए हैं, वहां से पैसे चार्ज करते हैं, तो सारे एग्जम्प्ट हैं, इसमें कोई भी जीएसटी की बात नहीं है, ये सारी सर्विस एंट्री में एग्जम्प्ट है इसमें। उसके बाद सर्विस बाय एन आर्टिस्ट, अगर कोई आर्टिस्ट सर्विस दे रहा है बाय वे ऑफ कैसे, परफॉर्मेंस ए फोल्क और क्लासिकल आर्ट। क्लासिक आर्ट आपने देखा होगा, जो वो गिटार, गिटार नहीं, जो तानपुरा नहीं होता था पुराने जमाने के अंदर, क्लासिकल आर्ट होता था, कथक, ता थिन थिन था थिन, मतलब मेरे को आता नहीं है मेरे को क्या आएगा नाला, मतलब आप में से अगर कहीं बताओ, क्योंकि मेरे को नहीं पता, मतलब मैंने देखा है जो वो ऐसे, ऐसे नॉर्मली करते हैं, ऐसे करते हैं ना क्लासिकल आर्ट जो होते हैं, तो वो गवर्नमेंट ने क्या बोला, वो एग्जाम है, बट नॉन क्लासिकल, नॉन क्लासिकल ध्यान रखना, जो ये क्या नाम है इसके, ये जो मूवी अपना जो मूवीज के अंदर डांस होते हैं, नॉन क्लासिकल डांस होते हैं, वो एग्जामिशन नहीं है जी। जैसे म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, थिएटर हो गया, इफ द कंसीडरेशन चार्ज फॉर सच परफॉर्मेंस इज नॉट मोर देन 1,50,000, इट मीन अगर इसके लिए कंसीडरेशन जो चार्ज किया गया वो 1.5 लाख रुपए तक है, फिर तो ये एग्जाम्ड है। बट अगर कंसीडरेशन 1.5 लाख से ऊपर चार्ज किया तो टैक्सेबल है। प्रोवाइडेड दैट एग्जामिशन शैल नॉट अप्लाई टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय सच एन आर्टिस्ट एज ए ब्रांड एम्बेसडर, अगर ये एज ए ब्रांड एम्बेसडर किसी को सर्विस दे रहा है, तो चाहे कंसीडरेशन 50,000 रुपए क्यों ना हो, स्टार्टिंग से टैक्सेबल है। मैं लिख भी देता हूं, टैक्सेबल विदाउट एनी एग्जाम्शन लिस्ट, एग्जाम्शन लिमिट, इसमें कोई भी एग्जाम्शन लिमिट नहीं है जी। इट मीन अगर मैं नॉर्मल सर्विस दे रहा हूं, अगर मैं नॉर्मल सर्विस दे रहा हूं म्यूजिक डांस थिएटर की, अगर कंसीडरेशन 1.5 लाख रुपए तक है तो एग्जाम्ट है, उससे ऊपर होगा टैक्सेबल होगा। बट अगर ध्यान रखना, अगर मैं सर्विस दे रहा हूं एज ए ब्रांड एम्बेसडर, तो कंसीडरेशन कितना भी हो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। उसके बाद ये सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू, एडमिशन एंट्री टिकट, जो एंट्री टिकट होती है ना, कई म्यूजियम में हम जाते हैं, म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और जू। इट मीन अगर आप इसमें कहीं पर एडमिशन लेने जा रहे हो और उसकी जो एंट्री टिकट होगी, जो एंट्री टिकट जो होती है वो गवर्नमेंट ने क्या कर दी है, एग्जाम्ड। अब वो एंट्री टिकट कितनी भी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम्ड है। आप म्यूजियम में जाते हो, नेशनल पार्क में जाते हो, ठीक है, आज टाइगर रिजर्व, जहां पे आपको बताओ, आज अभी हम पीछे ना वहां गए थे फुकेट, अभी हम पीछे फुकेट गए थे, तो फुकेट के अंदर वहां पे एक टाइगर रिजर्व एक तरह का था, वहां पे हमारी एंट्री टिकट थी। इंडिया से बाहर की बात करो तो अगर इंडिया में भी ऐसे कई जगह है जहां टाइगर रिजर्व की हो, उसको देखने के लिए एंट्री टिकट होती है, तो उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। रीजन बीइंग गवर्नमेंट ने यहाँ पे एग्जाम्प्ट किया हुआ है। अब जू, आज दिल्ली के अंदर भी जू है मेरे ख्याल से, आज मेरे ख्याल से मुंबई के अंदर भी जू है,
और कलकत्ता के अंदर भी जू है, तो जहां पर भी आप जाओगे एंट्री टिकट जो होगी वो एग्जम्प्ट होगी, उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन बीइंग क्योंकि वो एग्जम्पशन लिस्ट में कवर है। आगे रही सर्विस बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू, लो जी अब एक और एडमिशन, सर्विस बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू किसमें, सर्कस में, जंबो सर्कस हो गया, डांस देखने के लिए आप जा रहे हो। आगे थिएटिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा और बैलेट, आपको बताओ आजकल नुक्कड़ नाटक होते हैं। आपने एक मूवी देखी है हल्ला बोल, आप में से अगर किसी ने मूवी देखी हो हल्ला बोल में अजय देवगन जो होता है वो नुक्कड़ नाटक करते हैं, या अगर कोई बच्चा दिल्ली का रहने वाला हो तो प्रगति मैदान या मंडी हाउस में एक श्री राम ऑडिटोरियम है, श्री राम करके, उसके बाहर ना थिएटर्स होते हैं काफी, उसके अंदर थिएटर्स होते हैं काफी, तो उसकी एंट्री टिकट होती है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला वो एग्जम्प्ट है। सर्कस कहीं पर भी लगी है उसकी एंट्री टिकट है, एग्जम्प्ट है। आज डांस परफॉर्मेंस कहीं पर हो रही है उसकी एंट्री टिकट लगी है, एग्जम्प्ट है। अवार्ड फंक्शन आईफा अवार्ड्स हो गया, आईफा अवार्ड्स हो गया, कॉन्सर्ट हो गया, पेजेंट हो गया, म्यूजिकल परफॉर्मेंस और एनी सपोर्टिंग इवेंट अदर देन ए रिकॉग्नाइज सपोर्टिंग इवेंट, ठीक है ना। तो अगर रिकॉग्नाइज सपोर्टिंग इवेंट है तो वो क्या हो जाएंगे, यहां पे देखो अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पेजेंट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस और एनी सपोर्टिंग इवेंट, कोई भी सपोर्टिंग इवेंट अदर देन रिकॉग्नाइज सपोर्टिंग इवेंट जो हो गए वो क्या हो जाएंगे, एग्जाम। इट मीन अगर रिकॉग्नाइज सपोर्टिंग इवेंट होंगे वो यहां पे कवर नहीं होंगे, नॉन रिकॉग्नाइज सपोर्टिंग इवेंट, ये बात ध्यान देना। रिकॉग्नाइज सपोर्टिंग इवेंट यहां पे आगे जी। उसके बाद जी प्लेनेटेरियम वेयर द कंसीडरेशन फॉर राइट टू एडमिशन टू इवेंट और प्लेस एज रेफर टू एन आइटम ए बी सी डी जो ऊपर कवर है इज नॉट मोर देन 500 पर पर्सन। लो जी 500 रुपए तक की अगर इनकी एंट्री टिकट है तो एग्जाम्प्ट है, सिंपल सी बात है। तो बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन होते हैं, आर हनी सिंह का शो है जी, आर हनी सिंह का शो है, बादशाह का शो है, इतने बड़े बड़े सिंगर हैं उनके शो हैं, उनकी टिकट का आपको लग रहा है 500 रुपए तक की होती है क्या? सर 500 रुपए से ऊपर की टिकट होती है, वो सब जीएसटी के दायरे में आते हैं। तो गवर्नमेंट मेन बात कहना चाह रही है जो मतलब नॉर्मल आप डांस परफॉर्मेंस से या आपने किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए किया जिसकी एंट्री टिकट आपने बहुत थोड़ी रखी है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला उस केस में एग्जाम्पशन के दायरे में कवर होंगे। बट अगर तुम्हारी एंट्री टिकट 500 से ऊपर होगी तो वो एग्जाम्पशन के दायरे में कवर नहीं होगी, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। उसके बाद देखो जी सर्विस प्रोवाइडेड टू यूनाइटेड नेशन और ए स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जम्प्ट बाय वे ऑफ रिफंड। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि भैया अगर सर्विस प्रोवाइड यूएनओ को करोगे और स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को करोगे एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट बाय वे ऑफ कैसे, रिफंड आपको मिल जाएगा उसका। अगर आपने जीएसटी पे कर दिया तो रिफंड मिलेगा। और याद करो रिफंड के चैप्टर में आपको मैंने बताया भी था यूएन वाले केस में और इस वाले केस में स्पेशल प्रोविजन रिफंड के होते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो। उसके बाद एक और एंट्री नंबर 86 सर्विस रिसीव बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सर्विस रिसीव बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। अब अगर ओवरसीइंग कमेटी, ध्यान रखना मैं पहले भी कहा था ना ओवरसीइंग कमेटी, अब अगर ये वाली सर्विस दे रही है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। और अगर ओवरसीइंग कमेटी कोई सर्विस दे रही है, याद करो सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो पहले एग्जाम्प्ट था, सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो तो सारी सर्विस एग्जाम्प्ट है, सर्विस प्रोवाइडेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये उसकी बात कर रहे हैं। बच्चा कह रहा है सर यहां तो बाय लिखा हुआ है, टू कहां है? आपने ध्यान से पढ़ा नहीं है। सर्विस रिसीव्ड बाय, रिसीव्ड बाय का मतलब क्या होता है कि हमने आरबीआई को सर्विस दी है, तो अगर हमने आरबीआई को सर्विस दी है तो वो उसकी बात कर रहे हैं। अब वो सर्विस रिसीव बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, बाहर से सर्विस मिली है, इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको मैनेज कैसे किया जाए उसकी सर्विस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ली है, तो वो सर्विस एग्जम्प्ट है, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं है। एंड लास्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए टूर ऑपरेटर टू ए फॉरेन टूरिस्ट इन रिलेशन टू टूर कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया, तो अगर टूर ऑपरेटर ने कोई सर्विस दिया फॉरेन टूरिस्ट को और टूर कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया, तो उस गवर्नमेंट ने क्या बोला वो सर्विस एग्जम्प्ट है, उस केस में कोई भी टैक्स लायबिलिटी राइज नहीं होगी। बट अगर आपका इंडिया में कोई टूर चल रहा है, अगर फॉरेन टूरिस्ट के देखो उसने क्या बोला टूर कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया, बट अगर इंडिया में टूर चल रहा है तो वो सर्विस एग्जम्प्ट नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। तो ये सारे पॉइंट्स आपके सर यहां पे कवर होते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी के सारी एंट्री यहां पे कवर होती है सर। अब अप्रोक्सीमेट हमारा यहां पे 1-1.25 घंटा हो चुका है, ठीक है जी। अब एक एक एंट्री पे मैंने ज्यादा इसको डायग्राम ध्यान रखना, इसके डायग्राम मैंने यहां पे नहीं बनवाए, रीजन बीइंग क्योंकि बिल्कुल छोटी छोटी एंट्री हैं। अब जो मुश्किल वाली एंट्री थी ऑलरेडी मैं कल आपको डायग्राम बना चुका था, ठीक है जी।
तो इस एंट्री को आपने यहीं से मॉड्यूल से ही पढ़ लेना है जी, यहीं से मॉड्यूल से पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे तो अलग अलग दिए ना, अब जो आप इसका जो मैंने आपको पेज नंबर आपकी बुक में दिया होगा, आप वहां पे जाओगे, वहां पे ग्रुप में दी है, तो वहां पे ग्रुप में दिया, वहां भी सारी बात एग्जामिशन की है, बट वहां पे इन्होंने ग्रुप वाइज दे दी। ग्रुप वाइज का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन की सारी एक साथ दे दी, हेल्थ की सारी एक साथ दे दी इन्होंने, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट की सारी एक साथ दे दी, तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग दी हुई है। अब अगर इसमें किसी भी एंट्री में कोई डाउट अगर आपको लगता है, तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, सीए फाइनल के मॉड्यूल से एक बार उसको चेक कर लेना, उसका एनालिसिस, तो होप्स आपको वहां पे जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर डाउट आ रहा है कि सर ये वाला पॉइंट में मुझे डाउट है, तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर इस पॉइंट में डाउट आ रहा है। बट मैं दोबारा बोल रहा हूं, अब ये एंट्री अप्रोक्सीमेट हमारी 40 से ऊपर ही हो गई है सर। ये 40 से हमारी ऊपर ही एंट्री है। अब जितनी भी एंट्री है मैंने वो टिक मार्क की हुई है, ठीक है जी, और मैंने इसके अंदर करवाई है, वो सारी एंट्री आपने करनी है, वन बाय वन करनी है, ठीक है जी। अप्रोक्सीमेट मैंने 3.5 पौने 4 घंटे इस पे लगा दिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि अगर मैं इस पे और टाइम लगाऊंगा फायदा कुछ नहीं होगा। रीजन बीइंग, क्योंकि आपको दोबारा से पढ़नी ही पड़ेंगी, क्योंकि हमें सारी की सारी याद होंगी ही तब जब हम घर में इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है जी। बाकी अगर कोई भी डाउट आपको लग रहा है कि सर इस एंट्री में कोई दिक्कत आ रही है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये वाला पॉइंट ना हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। बट पढ़ने से पहले एक बार आप यहां से पढ़ोगे, यहीं समझ में आ जाएगा। अगर यहां से नहीं आ रहा, तो मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, आप एक बार सीए फाइनल के मॉड्यूल से देख लोगे उसका एनालिसिस क्या है, क्योंकि उन्होंने वहां पे एनालिसिस दिया हुआ है। अगर वहां से भी नहीं आ रहा, फिर आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बट इतनी बात कान खोल के सुन लो सर, बिना बात के इसमें पूरा पूरा दिन मत लगाना। मैं आपको दोबारा बोलूंगा, नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन बनना जरूर है, ये नहीं मैं कह रहा बनेगा नहीं, कंफर्म बनेगा 5 से लेके 7 नंबर का। बट अगर आप 130 120 एंट्री के पीछे पड़ गए, तो बाकी जीएसटी सारा एक तरफ हो जाएगा या एंट्री एक तरफ हो जाएंगी। और जो दोस्त ये बात बोलेंगे कि एग्जामिशन लिस्ट कर लियो, तो भैया एग्जामिशन लिस्ट तो कर लियो, बट इस चक्कर में पूरा जीएसटी मत छोड़ देना। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जब इतनी एंट्री को रिकॉल करने बैठोगे ना, तो पूरा जीएसटी माइंड से उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही जो मैंने आपको 40 45 जितनी एंट्री बोली है, पूरा टाइम जितना भी आपको लगाना है सिर्फ इस एंट्री पे लगाना। मैं 99.9% श्योर हूं आपको पेपर इसमें से देखने को मिल जाएगा। बट अगर एक आधी एंट्री बाहर से भी आती है, वो देखते ही पता लग जाती है एग्जामिशन में। क्यों? क्योंकि बाकी जीएसटी लॉ आपने पढ़ा हुआ है ना। अब जब बाकी जीएसटी लॉ आपने पढ़ा हुआ है, उसमें कवर नहीं हो रही और क्वेश्चन एग्जामिशन का चल रहा है, तो वो देखते ही पता लग जाएगा नॉर्मल भी एग्जामिशन में है। और अगर मान लो 5 में से 4 पॉइंट मुझे आते हैं, तो भैया 4 नंबर पहले मैं लूंगा ना। अब उस एक नंबर के लिए मैं 40 एंट्री और पढ़ूं, वो मेरी समझ से तो बाहर है जी, ठीक है, मेरी समझ से बाहर है। बट अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे सारी ही पढ़नी है, मैं सारी पढ़ना चाहता हूं कि मुझे आगे काम आए, तो पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो सारी वही एंट्री है जो मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करवाई है, ठीक है जी। तो फाइनली लो जी, अब जाके मेरी कथा खत्म हो जाती है। तो फाइनली अब जाके हमारा पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, ठीक है। जीएसटी का भी हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है, इनकम टैक्स ऑलरेडी हम पहले खत्म कर चुके थे, कस्टम भी आपके पास आ चुका है। अब इस क्लास के बाद ना वो 3 क्लास जो होंगी वो मॉड्यूल वाली आपके पास आ जाएंगी, ठीक है जी। अब बच्चा कह रहा है सर एग्जामिशन के क्वेश्चन फिर हमें कैसे करने होंगे, मतलब जो आपने ये जैसे क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैसे आएंगे वो हमें समझ नहीं आ रहा। अब 3-4 क्वेश्चन तो मैं अभी डेली शाम को करा रहा हूं, उसमें 3-4 क्वेश्चन तो आए हुए आपने देखे होंगे। और इसके बाकी क्वेश्चन जो होंगे ना, जो मैं सेट नंबर 2 दूंगा आपको, जो मैं सेट नंबर 2 बना के दूंगा क्वेश्चन बैंक का, उसमें के क्वेश्चन डाल दूंगा। जो और ध्यान रखना सीएस प्रोफेशनल के नहीं, क्योंकि सीएस प्रोफेशनल के जो क्वेश्चन है वो तो हम डेली शाम को कर ही रहे हैं। सीए फाइनल में जो क्वेश्चन इसके बन चुके हैं उसके अंदर मैं वो डालूंगा, पहले मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि सीएस प्रोफेशनल के ऑलरेडी जो क्वेश्चन है वो हम शाम को कर रहे हैं, ठीक है, वो शाम को वहीं पे हो जाएंगे। और जो सीए फाइनल के जो क्वेश्चन होंगे वो मैं सेट नंबर 2 के अंदर डालूंगा, ताकि अगर वो वाले क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम के अंदर बन जाए तो हमें दिक्कत ना हो। और आपको दिखाऊंगा सर गिरे गिरे कितने क्वेश्चन बने, आप खुद देख के बोलोगे सर देखते ही पता लग रहा है ये एंट्री एग्जामिशन की है। आपको अभी लग रहा होगा, क्योंकि जब मैंने चैप्टर खत्म किया ना, अभी लग रहा होगा ये चैप्टर मुझे याद कैसे होगा, यह चैप्टर मुझे लग रहा है कि मुझे समझ में आया नहीं है, अभी लग रहा होगा। बिलीव मी, जब एक बार दोबारा पढ़ोगे ना, जैसे यार आपने खत्म कर ली, कल एक बार दोबारा पढ़नी स्टार्ट करोगे ना, ये सारी बातें जो मैंने आपको 3.5-4 घंटे के अंदर बोली है, ये तुरंत आपको याद आएंगी। क्योंकि एंट्री है ही ऐसी, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक बार दोबारा रीड करने की कमी है बस। अब जो बच्चा इसको डेली आधा घंटा लगा के डेली रीड कर लेगा, 40 मैं कह रहा हूं, जितनी भी आपकी 40-45 जो भी हैं, आप खुद देख लेना, वो सारी एंट्री याद हो जाएंगी, ठीक है जी। तो आपने उसकी एक बार रिवीजन करनी है, और बाकी पूरा जीएसटी लो
अच्छा, अब रिवीजन आपने कैसे करनी है मैं इतना बता देता हूं, बाकी पूरा डिटेल शेड्यूल तो मैं आपको बना के दे दूंगा बाद में, बट इतना बता देता हूं कि पहले पहले अब जीएसटी मत रिवाइज करना, पहले अभी जीएसटी मत रिवाइज करना। अब हर बच्चा जीएसटी खत्म होने के बाद इनकम टैक्स रिवाइज करेगा। अब बच्चा कह रहा है क्यों सर जीएसटी रिवाइज क्यों ना करें, क्योंकि पहली बात तो जीएसटी अभी खत्म हुआ है, और दूसरी बात जो मैं शाम को अभी क्वेश्चन करवा रहा हूं वो जीएसटी के करवा रहा हूं, और जब मैं वो जीएसटी वाले क्वेश्चन कराऊंगा ना तो ऑटोमेटिकली जीएसटी के प्रोविजन ध्यान आते रहेंगे, इनकम टैक्स पीछे ना छूट जाए, कहीं वही गलतियां ना हम कर दें जो हर बच्चा करता है, फिर हमारे 45-50 नंबर आ रहे हो। सर पढ़ने का तरीका चेंज करो, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते। और मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, मैं आपके भले की ही बात करूंगा। अब जो बच्चा अभी जीएसटी की रिवीजन स्टार्ट करेगा फायदा कुछ होगा नहीं उसका, इनकम टैक्स की रिवीजन स्टार्ट करो स्टार्टिंग से, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने स्टार्ट करो, उसकी नोट से रिवीजन करो, बुक से रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है जी। और यहां जीएसटी में शाम को करवा ही रहा हूं, जीएसटी की रिवीजन यहां पे होती रहेगी। और अगर फिर भी रिवीजन करनी है तो वो 18 घंटे की रिवीजन क्लास है, उसको स्पीड थोड़ी फास्ट करके रिवीजन कर लो, जीएसटी पूरा खत्म हो जाएगा। बट डिटेल रिवीजन तब करना इनकम टैक्स खत्म होने के बाद। पहले हम इनकम टैक्स 30 नंबर का करना है, और फिर जीएसटी पर आना। और जो बच्चे कस्टम जुलाई वाले हैं, कस्टम की रिवीजन अभी नहीं, क्योंकि कस्टम भी आपका अभी खत्म होगा। पहले इनकम टैक्स, फिर जीएसटी, और देन फिर कस्टम करना। और जो बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं वो मुझसे बार बार कह रहे हैं सर इनकम टैक्स में कितने लेक्चर हमें देखने हैं। भैया मैं आपको नहीं कह सकता कि ये इंपॉर्टेंट है सर, भरोसा इंस्टीट्यूट का ना कुछ भी नहीं है। वो क्वेश्चन कहीं से मैं बोल दूंगा कि हाउस प्रॉपर्टी सैलरी मत करो, क्योंकि बच्चे ने बोला कि हाउस प्रॉपर्टी सैलरी नहीं करते सर, क्वेश्चन वहां से बन नहीं रहे। उसको मैंने यही रिप्लाई किया, अपने रिस्क पर छोड़ दो। कहता मैंने सारे पेपर चेक किए हैं, उसमें कभी क्वेश्चन नहीं बना। फिर भी आंसर मेरा ये होगा, अपने रिस्क पे छोड़ोगे सर, जब मैंने मेहनत करके करवाए हैं। अगर आप छोड़ोगे तो अपने रिस्क पे छोड़ोगे, क्योंकि उसका भरोसा कुछ भी नहीं है। उसका दिमाग कब घूम गया, उसने क्वेश्चन बना दिया। अब आप ये थोड़ा बोलोगे कि भैया पिछले 10 अटेम्प्ट के अंदर तो पूछा नहीं, अब कैसे पूछ लिया। वो क्या बोलेगा, सिलेबस में था भैया। यार जो ओल्ड सिलेबस में एग्जामिनेशन लिस्ट नहीं है, जब इंस्टीट्यूट उसके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो क्या नहीं पूछ सकता। और तभी मैं न्यू सिलेबस वालों को बोल रहा हूं, जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हवा में घूम रहे हैं ना कि 5 हेड नहीं है, 5 हेड नहीं है, 5 हेड नहीं है, तो ये बात ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव आपका पास है। उसने जिस दिन क्वेश्चन बोल दिया ना पीजीपी का, जिस दिन क्वेश्चन बोल दिया कैपिटल गेन का, कोई बच्चा लेटर नहीं लिख पाएगा इंस्टीट्यूट को कि हमारे में कैपिटल गेन नहीं है। वो अगला लेटर का रिप्लाई पता क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव की मार्कशीट दिखा दो कि आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर है या नहीं है। तो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं सर, रिस्क लेके जाओगे, अपने उस पर लेके जाओगे। मैंने सारे लेक्चर कंप्लीट भेजे हैं, चाहे वो स्पीड फास्ट करके देखो, चाहे उसकी रिवीजन क्लास देखो, वो कैसे भी करके देखो। क्योंकि मैं हमेशा क्लास में ही बच्चों को बोलता आया हूं, क्योंकि न्यू सिलेबस वाले बच्चों का एक अलग हवा के अंदर रूप होता है। क्योंकि लास्ट बैच के अंदर भी कई बच्चे ऐसे थे कि आपने 5 हेड क्यों दे दिए हमें, 5 हेड के तो इतने सारे लेक्चर दे दिए आपने, वो लेक्चर हम कैसे देखेंगे। उनको मैं समझाता समझाता थक गया, और ये बात मैंने आपको बैच के बीच में बताई भी थी, तो इसलिए मैंने इस बार आपको डांटा भी है। अब कुछ बच्चे समझ जाएंगे, कुछ बच्चे फिर वही होते हैं ना, कोई कहते हैं कि बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, हमने किसी की बात सुनी नहीं, हमने तुम्हारी बात क्यों सुननी है, फटाफट अपना बैच खत्म करो और जाओ, बात खत्म हो गई। तो बातें वो नहीं है सर, बातें वो नहीं होती। बट जो बच्चे मेरी बात सुनते हैं तो शायद वो सुन पाएंगे कि भैया करना आपने सारा ही है, कंप्लीट चैप्टर करने। जब मैंने आपको सारा दिया तो मैंने कोई चैप्टर कम दिया हो, भाई हाँ भाई ये चैप्टर मैंने नहीं दिया, फिर तो बात अलग है। जब मैंने सारा कंप्लीट आपको दिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके, मुझे करना सारा है, ठीक है ना, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और 3 रिवीजन के बिना जो बच्चा एग्जाम देने जाएगा, पहले ही सुन ले, आपने नंबर लिख ले 50, 55, 60। 3 रिवीजन के बाद एग्जाम देने जाओगे, रिवीजन अच्छे से की हो प्लस साथ में क्वेश्चन की हो, आपने मार्क्स आज ही लिख ले 70+। बट 3 रिवीजन सर, 3 रिवीजन कैसे, आज के बाद। अब बैच खत्म हो गया ना, अब बैच खत्म हो गया, 10 तारीख बैच खत्म हो गया, पूरे के पूरे लगा लो अप्रोक्सीमेट हमारे पास 50 से 55 दिन पड़े हैं, पूरे 50-55 दिन पड़े हैं, पूरे 50-55 दिन पड़े हैं। तो इस 50-55 दिन में आराम से 3 रिवीजन पक्का पक्का होती है। और सर लेके आना नंबर जबरदस्त तरीके से, टाइम भगवान ने बहुत दे दिया इस बार, भगवान का शुक्र है, क्योंकि इस टाइम बैच खत्म करते हैं, 1 जून को एग्जाम होते हैं, तब प्रोफेशनल के अंदर बच्चा 60-65 नंबर लेके आता है। इस टाइम बैच खत्म होने के बाद 20 दिन में रिवीजन करके आपको तो पूरे 50 दिन मिल गए हैं। अब देखता हूं आप कैसे करते हो। मैं तो बच्चा कह रहा है आप क्या करोगे सर, मैं तो डेली शाम को आऊंगा, मैं तो डेली शाम को आऊंगा। आप ये मत सुना मेरा बैच खत्म हो गया सर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि मुझे हर बच्चे के एग्जाम निकलवाने हैं। मुझे किसी का ना ये एक्सक्यूज नहीं सुनना कि लॉकडाउन था तो हम पढ़ नहीं पाए थे,
उसको मैं फिर भी यही रिप्लाई करूंगा, क्या यूट्यूब पे फ्री की क्लास अमेंडमेंट रिवीजन क्लास डाली थी वो भी नहीं देख पाए थे आप? क्योंकि अगर बच्चा वो ही नहीं देख पाया और फिर एक्सक्यूज दे रहे कि हम पढ़ ही नहीं पाए, तो सर वे जिंदगी में मुझे नहीं पता आप कब पढ़ पाओगे। इतना मटेरियल देने के बाद, इतने बढ़िया नोट्स बनाने के बाद, इतना टाइम मिलने के बाद भी अगर ये एक्सक्यूज सुनने को मिल रहा है कि पढ़ाई नहीं हो रही, तो फिर एक अलग ही टाइम आएगा दुनिया के अंदर जिस टाइम आपकी पढ़ाई होगी फिर। ठीक है जी, चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे। नेक्स्ट सेशन तो नहीं बोलूंगा, नेक्स्ट सेशन तो हमारे खत्म हो गए। बाकी मुलाकात करेंगे जब भी आपके अगर कोई ज्यादा डाउट्स आएंगे उसकी एक वीडियो बना के डाल दूंगा, अदरवाइज तो छोटे मोटे डाउट्स होंगे व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, और रिप्लाई आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और बाकी बस थैंक यू सो मच, और मुझे रिप्लाई जरूर करना कि बैच कैसा रहा। ठीक है जी, और क्या इंप्रूवमेंट और कर सकते हैं वो भी जरूर बताना। अच्छा रहा, बुरा रहा, दिल में अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, सब निकाल देना। एज ए फैमिली, मेरे फैमिली वालों को समझाते हो ना, फैमिली वालों को मोटिवेट करते हो, सेम वैसे ही मोटिवेट आपने करना है। ठीक है जी, और लाइफ के अंदर मैंने पहली बार घर बैठ के बंद कैमरे के सामने इतना बड़ा बैच रिकॉर्ड किया है, 2-2 ढाई-ढाई घंटे क्लास। उम्मीद करता हूं कि आपको ये नहीं फील हुआ होगा। ठीक है जी, कि हाँ भाई ये क्लास बंद कमरे के, ऑब्वियस बात है कुछ पता तो लग ही जाता है, मतलब पता लग जाएगा, ऑब्वियस बात है कि जब रूम के अंदर रिकॉर्डिंग करेंगे थोड़ा बहुत पता होता है, बट फिर भी कोशिश पूरी किया कि बच्चा बन के बच्चे को पढ़ाया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच इतनी पार्टिसिपेशन करने के लिए। आज तक ये पहला बैच ऐसा होगा, झूठ नहीं बोलूंगा, जिसने इतनी पार्टिसिपेशन दिखाई है। डेली मुझे टेस्ट पेपर उन्होंने भेजे हैं, कई बच्चों के टेस्ट पेपर मैंने चेक नहीं किया, बट डेली उन्होंने टेस्ट पेपर मुझे भेजे हैं। डेली रिस्पॉन्स किया है, मैंने नाम मांगे, बच्चों ने नाम दिए, मैंने गुस्सा भी किया है, मैंने प्यार भी किया है, मैंने हर चीज आपको दी है, और अपनी बेस्ट दिया आज तक के 6 साल का इस बैच के अंदर जो मुझे लगता है। ठीक है जी, बाकी हर बैच के अंदर इंप्रूवमेंट तो होती होती है, कोई और अगले बैच में इंप्रूवमेंट करनी हो प्लीज मुझे बताना, क्योंकि मैं इंप्रूवमेंट जरूर करूंगा, मैं इंप्रूवमेंट करने वाला हूं सर। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। बाकी दिसंबर वाले बच्चे भी सेम क्लास देखें, जून वाले बच्चे भी सेम क्लास देखें। दिसंबर वाले बच्चों को जो भी अमेंडमेंट्स होंगी जीएसटी या कस्टम के अंदर 1 या 2 क्लास जो भी होंगी वो आ जाएंगी। अच्छा एक बात और, जो कस्टम की 7 क्लास आई है ना, मैंने कहा था कि एक 8वीं क्लास और आएगी अमेंडमेंट्स की। ठीक है जी, वो या तो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा और आपके पास भी आ जाएंगे, आप यूट्यूब से भी देख सकते हो और यहां से भी देख सकते हो, कहीं से भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसको भी 1 या 2 दिन लगेंगे, पहले अपना कंप्लीट पूरा बैच कंप्लीट कर लो, ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी, आपको दोबारा कहने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी सर वो क्लास आई नहीं। मैं पहले ही बोल रहा हूं, आ जाएगी, यूट्यूब पे भी आएगी और यहां पे भी आएगी। और नोट्स आपको डाउनलोड कर लेने हैं, बुक्स आप सबके पास हैं, और बाकी नोट्स आपने सबने बना लिए होंगे। उम्मीद करता हूं आप इसकी तैयारी करोगे। बाय बाय, टेक केयर। पार्टी अब दे देना मेरे को, ठीक है जी, पार्टी तब मैं दूंगा जब आपका रिजल्ट आएगा बढ़िया। ठीक है जी, और बाकी बस मदर्स डे की सभी को शुभकामनाएं बहुत सारा, और अपनी मदर्स की ब्लेसिंग लेना, मुझे भी उनकी ब्लेसिंग दिलवाना, और अच्छे अच्छे नंबर आने चाहिए बस। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, मेरा तो जाने का मन ही नहीं कर रहा यार, हद हो गई बिल्कुल ही। चलो ठीक है, चलते हैं बस अब। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। और एफर्ट्स लगाऊंगा, और एफर्ट्स लगाऊंगा, और एफर्ट्स लगाऊंगा, आपके दिल से थैंक यू निकलेगा कि एक टीचर था और है जिसने इतनी मेहनत की थी। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। ओके जी, बाय बाय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू। और एग्जामिशन लिस्ट जरूर कर लेना जी, एग्जामिशन लिस्ट जरूर कर लेना, सारी मैंने आपको पढ़वा दी है, और जहां एनालिसिस की जरूरत थी वहां मैंने एनालिसिस भी कराया है, और मैंने डायग्राम भी बनवाए हैं, और जहां छोटी छोटी एंट्री थी वो मैंने सिर्फ आपको रीड करा दी, रीजन में उसमें कुछ समझने वाला ज्यादा था नहीं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओ माय गॉड, बच्चे इमोशनल हो पड़े हैं, बच्चे कह रहे बाय 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 बाय, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू सो 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 मच, लव यू सो मच, टाटा।